हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज़ में होने वाली एक भी इंसिडेंट्स छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। एपिसोड में देखा था फेंगमी और जियाओ एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं और जो इसमें हारेगा उसे अपनी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करनी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगमी उस गोल्डन तिलिस्मान का जो रेयर तिलिस्मान होता है, जिसे सभी सन शूटिंग एरो कहते हैं, वो तिलिस्मान बना लेता है और इस कंपटीशन में जीत जाता है, जहां वो उस बो एंड एरो का इस्तेमाल करता है उस एल्डर यानी जियाओ के फादर पे, जो कि गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट के अंदर ही रह रहे होते हैं। इसकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एज अ स्पाई, वो उस ब्लैक विंड वाले सेक्ट को पहुंचा रहे होते हैं। मींस कि यहाँ पूरी तरह से वो अपने सेक्ट के साथ इस तरह से धोखेबाजी करते हैं और यहाँ फेंगमी अपने उस एरो का इस्तेमाल करके उनपे एक ऐसा अटैक करता है कि वो उस पूरे मेंशन से ही बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ जो जियाओ होता है वो इस बात का खुलासा करता है कि भले ही तुम यहाँ हमें मार डालो, लेकिन तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो, क्योंकि ब्लैक विंड सेक्ट और वो हॉल मास्टर ज़ैंग तुमसे रिवेंज लेने के लिए अपनी पूरी पलटन के साथ यहाँ कभी भी आ सकते हैं। ये सुनकर तो वहाँ का जो डिसिपल होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो हॉल मास्टर ज़ैंग है वो स्नोक फॉक्स लीग से है, जो कि सबसे जबरदस्त किस्म के तलिस्मान मेकर्स हैं। और अगर ये हॉल मास्टर उस ब्लैक विंड सेक्ट वालों के साथ मिल चुका है, तब इनसे मुकाबला करना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ हम फेंगमी को देखते हैं जो अपने अलग ही एटीट्यूड में होता है। वो उसे अपनी पैरों तले रौंदते हुए कहता है कि तुम हमें किस हॉल मास्टर्स के दम पे डरा रहे हो। वो हॉल मास्टर जो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ऐसा तिलिस्मान मेकर है जो अपने फाउंडेशन स्टेज के इनिशियल लेवल पे है, तो उसका नाम लेते हुए मुझे कभी धमकी मत देना। अब आगे हम फेंगमी को देखते हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा तिलिस्मान मेकर होता है। वो अपने सीक्रेट टेक्निक, जो कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट्स होती हैं, उसका यूज करते हुए वो जियाओ को ही स्पिरिट को पूरी तरह से खींच लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो वो गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट के लीडर होते हैं वो यहाँ फेंगमी से आग्रह करते हैं कि अब जबकि वो आर्मी हमारी तरफ हमला करने आ रही है, तो क्यों ना तुम हमारी मदद कर दो। और अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हमारी इस गोल्डन तिलिस्मान जो एकेडमी है, उसका जो सीक्रेट तिलिस्मान है, वो मैं तुम्हें बनाने की टेक्निक दे सकता हूँ, जिसके बारे में सभी सोचते हैं कि वो मेरा हो जाए। ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए काफी अच्छी है उस सन शूटिंग तिलिस्मान को पाने के लिए। अब उसे यहाँ क्या ही पता होता है कि ये जो फेंगमी होता है पहले ही उस सन शूटिंग तिलिस्मान को बना चुका होता है। इसलिए वो सेक्ट मास्टर से कहता है कि जब ये तिलिस्मान इतना ही बड़ा है तो तुम उसी को यूज कर लो अपने उन एनिमीज से फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे वांगचिंग भी फेंगमी का ही साथ देखते हुए अपने फादर से कहती है कि आप उस तिलिस्मान को बाहर क्यों नहीं निकालते और वो जो आर्मी हमारी तरफ आ रही है उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। और आगे जो डिसिपल्स भी होते हैं वो भी यहाँ पे सेक्ट मास्टर से यही आग्रह करते हैं। लेकिन यहाँ असली बात गाइस कुछ और ही होती है और यह जो सेक्ट लीडर होता है वो बार बार इस बात को टाल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक नामी तिलिस्मान है जिसका हवस अपने बना रखा है। इसलिए वो फेंगमी से कहता है कि मुझे इसकी पावर और स्ट्रेंथ पे पूरा भरोसा है, और जबकि फेंगमी हमारे साथ है तो हमें किस तिलिस्मान की जरूरत है उन ब्लैक विंड सेक्ट वालों को डिस्ट्रॉय हटाने के लिए। जिस पे यहाँ फेंगमी ये रिवील करता है कि आप लोगों को सच क्यों नहीं बता दे कि वो सन शूटिंग तिलिस्मान है ही नहीं, और है भी तो सिर्फ नाम मात्र का दिखावे के लिए, जिसकी सारी स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आगे फेंगमी उनसे ये कहते हुए वहां से जाने लगता है कि जब सेक्ट का लीडर अपने ही लोगों से ऐसे डिसऑनेस्ट हो सकता है तो मैं उनकी फिर मदद कैसे कर सकता हूँ। अब वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो फेंगमी को जाने से रोकता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो सन शूटिंग जो तिलिस्मान है वो पहले ही एक बैटल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो करंट शूटिंग तिलिस्मान है वो सिर्फ नाम मात्र का एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है जो कि वेस्ट है। अब उस सेक्ट का जो डायरेक्ट डिसिपल होता है, जो अब तक वो सन शूटिंग तिलिस्मान के भरोसे ही था कि हमारी इस गोल्डन तिलिस्मान सेक्ट को कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा, उसे ये जब पता लगता है कि ये सन शूटिंग तिलिस्मान है ही नहीं है और एक गॉड लेवल की आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है उनके, जिस पे फेंगमी उनसे कहता है कि यहाँ पर इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो इस सन शूटिंग तिलिस्मान को एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिस पे यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो फेंगमी से आग्रह करते हैं कि अगर तुम इसके सन ब्रस्ट को एक्टिवेट कर सकते हो तो मैं इस सेक्ट का लीडर अपने पोजीशन को गिव अप करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने इस पोजीशन को तुम्हें देना चाहूंगा। जिस पे फेंगमी बस एक ही बात कहता है कि उस सन शूटिंग तिलिस्मान को एक्टिवेट करने के लिए मेरी बस एक ही कंडीशन है कि मुझे आपकी कोई पोजीशन नहीं चाहिए, बस इतना ही कर देना कि जैसे ही मैं सन शूटिंग तिलिस्मान को एक्टिवेट करूँ ना, ये मेरा हो जाएगा। जिसमें वो डिसिपल आके यहाँ पे फेंगमी से कहता है कि ये तिलिस्मान जो है हमारे सेक्ट का इनहेरिटेंस है,
तो ये कभी नहीं हो सकता, तुम आखिर इसे कैसे ले सकते हो। अब वो जो सेक्ट लीडर होता है उसके पास कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो यहाँ फेंगमी को प्रॉमिस कर देता है। अब आगे फेंगमी उस तलिस्मान को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ उसका इंस्पेक्शन करने से फेंगमी को ये पता चलता है कि ये जो तलिस्मान है वो पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ उसके जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो छितरा गई है, और इस छितराई हुई गायब स्पिरिचुअल एनर्जी को सिर्फ वही मास्टर ही एक्यूमुलेट कर सकता है जो कि हुयांग लेवल से अबव हो। अब ये हुयांग लेवल का जो मास्टर होता है सिर्फ वही इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकता है जो कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को फिक्स कर सके। आगे यहाँ जो फेंगमी होता है उस जेड की फेरी मीरो को समन करता है, जो कि अपने मर्तबान से एक ड्रॉप उस तलिस्मान में गिराती है। अब ये जो स्पिरिट ड्रॉप होती है उसमें काफी एनर्जी होती है जो कि इस तलिस्मान के बिखरे हुए एनर्जी को एक जगह एक्यूमुलेट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि वो तलिस्मान फिक्स हो जाता है, और यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होता है काफी दुखी मन से फेंगमी से कहता है कि अब जो तुमने इसे रिकवर कर लिया है तो ये जो तलिस्मान है वो तुम्हारा हुआ। लेकिन यहाँ जो फेंगमी होता है वो काफी जेनरस होता है, वो इनकी इस तरह की इनहेरिटेंस को कैसे आखिर अपने कब्जे में ले सकता था, इसलिए वो इन तलिस्मान की कॉपी बना लेता है। अब यहाँ सबकी हैरानी की बात ये होती है कि तलिस्मान मेकिंग के बाद जो सील के स्पिरिट्स मेकिंग होती हैं, इसके बाद कोई भी ऐसा अब तक नहीं हुआ कि जो कि उन तलिस्मान की भी कॉपी बना सके। अब यहाँ जो फेंगमी होता है वो उस तलिस्मान की कॉपी को उन सेक्ट लीडर को वापस कर देता है। जी अब ये देख के इतने ज्यादा ये लोग खुश हो जाते हैं कि इनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, और यहाँ वो फेंगमी का काफी ज्यादा आभार प्रकट करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ सर्वेंट चीखते चिल्लाते हुए आता है और उन्हें बताता है कि ब्लैक विंड सेट की पूरी आर्मी आ चुकी है जो उनके इस माउंटेन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक विंड सेक्ट का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपनी पूरी पलटन के साथ आ जाता है। आगे वो जो ब्लैक सेक्ट का ग्रैंड मास्टर होता है वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द अटैक कर दो, जिसपे एक हिटलर उससे कहता है तो क्यों ना हम अपने जो 2 स्पाइस है वो उनको अपनी इस आर्मी में शामिल कर ले हमला करने से पहले। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से फेंगमी अपेयर होता है जो उनसे कह रहा होता है कि बहुत देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और क्या तुम इन्हीं दोनों को ही ढूंढ रहे हो। अब ये कहते हैं फेंगमी यहाँ जो होता है वो जियाओ और यहाँ उसके फादर की उन दोनों की लाशों को उनकी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पे हम फेंगमी द्वारा बनाए गए एक विशाल फॉर्मेशन देखते हैं जिनमें स्पिरिचुअल शॉट्स की बारिश हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। वक्त हम देखते हैं कि जो ब्लैक विंड सेक्ट वाले होते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ इन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ फेंगमी अब इनका मुकाबला करने के लिए आता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि फेंगमी एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट लगातार निकल रहे होते हैं और उन सभी पे अटैक करते हैं, जिसपे वो जो ब्लैक विंड की आर्मी होती है वो आधे से ज्यादा तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डन तलिस्मान सेक्ट वालों की तरफ से सिर्फ एक ही 1 मैन आर्मी होता है जो कि फेंगमी होता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक विंड सेक्ट का जो लीडर होता है वो अपने एल्डर से फेंगमी को किल करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे जो एल्डर होता है वो फेंगमी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसपे वो जो गोल्डन तलिस्मान सेक्ट का लीडर होता है वो फेंगमी से कहता है कि जल्दी करो उस सन शूटिंग तलिस्मान को यूज करो, जिसपे फेंगमी से कहता है कि सिर्फ इसके लिए मैं उस सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करूँ, ये इसके लिए वर्थ इट नहीं है। अब आगे हम फेंगमी को देखते हैं अपने उसे रॉन्ग यान वेपन का यूज करते हुए। अब यहाँ फेंगमी के इस वेपन के अटैक से बचने के लिए वो सारे लोग यहाँ पे ब्लैक विंड का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो एक बहुत तेज भवंडर क्रिएट कर देता है। लेकिन फेंगमी भी यहाँ बहुत होशियार होता है, वो अपने उसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए एक ऐसा सर्कल क्रिएट करता है जिससे लगातार निकलने वाली जो शॉट्स होती हैं वो उस भवंडर को भेद देती हैं। ये देखो तो यहाँ जो हॉल मास्टर होता है उसके पसीने छूट जाते हैं कि गोल्डन तलिस्मान सेक्ट वालों के पास एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसकी इतनी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ है। आगे फेंगमी के अपने शॉट की एक जोरदार अटैक से हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक विंड वालों ने एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट किया होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसपे वो सारे एल्डर वहाँ पे उथल पुथल होके गिरते हैं। और अब बारी आती है उस सेक्ट के लीडर की, तो अपने कुल्हाड़ी जैसे वेपन से अटैक करता है फेंगमी पे। लेकिन यहाँ फेंगमी अपने उस फैन फेरी का यूज करता है और उसके मात्र एक ही मूव से वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। आगे फेंगमी उससे कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही काबिलियत है, जिसपे हम देखते हैं कि वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो अपने डिमोनिक सोल को एक्टिवेट करता है और एक खूंखार भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसकी क्लोन्स बना लेता है जो सभी के सभी फेंगमी पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। इधर जो सेक्ट का लीडर होता है वो भी फेंगमी पे अटैक करते हुए ये कहता है कि आज तुम्हारा तो मरण दिवस होगा
और उस पे अपने उसी एक्स से वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिंग में उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए उससे कहता है कि तुम लगता है सपने देख रहे हो, और आगे अपने रोंगयान वेपन का यूज करता है जिसमें से निकली हुई फ्यूज फायर को देखते हुए यहाँ वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो भी फेंगमी से वही सवाल कर बैठता है जो फेंगमी की पावर्स को महसूस करते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये रियल फ्यूजन फायर है तो आखिर तुम कौन हो। जिस पे फेंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है वो बो एंड एरो का, और उसे एक करारा जवाब देता है कि ये तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में जानने की कोशिश करना। अब जैसे ही फेंगमी उस एरो को शूट करता है हम देखते हैं कि सबसे पहले वो जो 3 डिमोनिक सोल्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय होते ही हुए, और उनका जो लीडर आगे भाग रहा होता है वो भी एरो उस पे जाके हिट करती है, जिससे वहां पे एक इतनी बड़ी वेव एनर्जी जनरेट होती है कि वो सीधा क्रैश लैंडिंग करते हुए वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे बारी आती है उस हॉल मास्टर की जो सोच रहा होता है कि ये सन शूटिंग तलिस्मान इसके हाथों में है, तो क्यों ना मैं इसे ट्रिक करते हुए एक सीक्रेट रिल्म में ले जाऊं, वहां इसे ट्रैप करते हुए मैं इसे मार डालूंगा और फिर ये सन शूटिंग तलिस्मान मेरा हो जाएगा। अब अपनी ये प्लानिंग वो कर ही रहा होता है कि वहां पर एक एल्डर आते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, खड़े खड़े जाके फाइट करो उससे। जिसपे वो हॉल मास्टर होता है यहाँ उसी को ही किल कर देता है कि तभी वहाँ पे फेंगमी आ जाता है जिससे कहता है कि तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो, लगता है कि तुम्हारे कुछ और ही इरादे हैं। और यहाँ में भी फेंगमी उसके इनर थॉट्स को सुन चुका था, इसीलिए वो उससे ऐसा कहता है। जिसपे वो हॉल मास्टर यहाँ फेंगमी को ट्रिक करते हुए अपनी चापलूसी शुरू कर देता है, जिसमें वो कहता है कि वो यहाँ पे इस गोल्डन तलिस्मान सेट का तो एनिमी नहीं है, बस उसे वो सन शूटिंग तलिस्मान को शेयर करना था और ये जानना था कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए वो उन ब्लैक विंड सेक्ट वालों के साथ जा मिला। आगे इस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट से उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस वो ये चाहता है कि उसे वो सन शूटिंग तलिस्मान मिल जाए जिसे लेकर के वो उस एंशिएंट सीक्रेट प्लेस में जाए और वहाँ पर ट्रेजर्स को हंट कर सके। आगे वो जो हॉल मास्टर होता है वो उसे सीक्रेट रिल्म का मैप भी देते हुए भी कहता है कि इसमें यिंग यांग का ब्लैक आयरन के साथ साथ एंशिएंट एग्जाइलर्स भी हैं जो मैं आप जैसे महान कल्टीवेटर के साथ शेयर कर सकता हूँ। जिसमें फेंगमी उस मैप को हटाते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। आगे जैसे ही फेंगमी उस पर अटैक करने वाला होता है वो हॉल मास्टर कहने लगता है कि मैं स्नो फॉक्स लीग का लीडर हूँ और मैं आपको अपने लीग का गेस्ट एल्डर बना सकता हूँ जिसमें आपकी पोजीशन एज अ लिसेक्ट लीडर होगी। जिसपे फेंगमी से कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे किसी की भी कोई पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे ही फेंगमी उस पर अटैक करने वाला होता है वो जो हॉल मास्टर होता है वो झट से उससे कह देता है नरिशिंग यिन वुड। अब ये सुन के फेंगमी यहाँ पे तुरंत ही रुक जाता है कि आखिर नरिशिंग यिन वुड क्या है। जिसपे वो बताता है कि हमारे स्नो फॉक्स का जो अलायंस है उसे एक न्यू ट्रेजर हासिल हुआ है और वही है ये नरिशिंग यिन वुड। ये फेरी लैंड के उन 3 पवित्र पेड़ों में से एक है जो न केवल आपकी सोल को नरिश कर सकता है बल्कि किसी के अंदर जो इनर डेमन रेजिस्ट कर रहे होते हैं वो उनको पूरी तरह से सप्रेस कर देता है ताकि वो अपने नेक्स्ट लेवल को और भी ज्यादा एडवांस कर सके। और आगे वो कहता है कि उस नरिशिंग यिन वुड का जो ट्री है इसके साथ साथ उसमें एक प्रकार की सॉ डस्ट भी है जिसे मैं अपने ग्रैंड मास्टर से कहते हुए आपको दिलवा सकता हूँ और ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी की जो फेरी होती है मीरो वो अपेयर होती है और यहाँ वो फेंगमी से कहती है कि तुमने ची गैदरिंग रिल्म में अपने आप को और भी अंदर तक ट्रैवल करवाया है और जिस प्रकार तुमने अपनी इस ह्यूज एनर्जी का इस्तेमाल किया है इससे तुम्हारे जो स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी ज्यादा कम है उन हाई लेवल्स कल्टीवेटर्स के मुकाबले। और अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसी तरह से यूज करते रहे तो ये तुम्हारी फाउंडेशन को ऐसा क्रश करेगा कि ये मात्र सिर्फ एक पिल के बराबर ही रह जाएंगे जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के मुकाबले और भी ज्यादा इंफीरियर हो जाएंगी और फिर उन्हें तुम्हारी जो पावर्स है वो ची गैदरिंग के भी नीचे लेवल के दिखाई देंगी। लेकिन अगर तुम उस नरिशिंग यिन वुड को हासिल कर लेते हो तुम्हारा ये जो गैप कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो भर जाएगा और तुम्हारी सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी। मींस कि ये जो तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी का गैप है जो कि हमेशा तुम्हें ची गैदरिंग के लेवल पे ही रखता है वो पूरी तरह से फिल अप हो जाएंगी और जो तुम्हारे नेक्स्ट लेवल को और भी ज्यादा एडवांस कर देंगी। अब आगे जो वो हॉल मास्टर होता है वो यहाँ फेंगमी से कहता है कि तो फिर आपने आगे क्या सोचा है। जिसपे फेंगमी यहाँ उसे जवाब देता है कि मैं उस नरिशिंग वुड का 1/10 लेना चाहूंगा। जिसपे यहाँ वो जो हॉल मास्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अब तक उसके 100 डस्ट को हाथ भी नहीं लगाया है और इसे देखो वो उस नरिशिंग ट्री का 1/10 मांग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं इसे वहाँ उस रिल्म में तो ले जाऊं फिर मैं देखता हूँ कि इसे कैसे धोखा देना है।
लेकिन यहाँ जो फेंगमी होता है उसके थॉट को सुन लेता है और फिर उससे कहता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ और भी काम है, मैं आगे तुम्हें ढूंढ लूंगा खुद से। इस पे वो जो हॉल मास्टर होता है वो फेंगमी को ट्रैवल करके 300 माइल्स वेस्ट की तरफ बुलाता है और जहाँ पे फेंगमी को जाना है वो उस प्लेस का नाम लिंगसी वैली बताता है। अब यहाँ वो हॉल मास्टर फेंगमी से कहते हुए कि मैं वहाँ पे आपका इंतजार करूंगा, वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों बाप बेटी फेंगमी से इस कदर इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि वोंग चिंग यहाँ फेंगमी की तारीफ करते हुए अपने फादर से कहती है कि सिर्फ वो अकेले फेंगमी ने ही, जो कि 1 मैन आर्मी से कम नहीं है, उसने ब्लैक विंड सेक्ट वालों को इस तरह से डिफीट कर दिया और फेंगमी की पावर्स और स्ट्रेंथ तो इनविंसिबल है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा और अगर ये बंदा हमारे इस गोल्डन तलिस्मान में हमेशा के लिए रुक जाए तो ये हमारे इस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट को आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए उस फेंगमी को हमेशा के लिए हमारे सेक्ट में ही रुकने के लिए। जिस पे यहाँ वोंग चिंग तो अपने ही ख्यालों में मगन होती है और फिर शर्माते हुए अपने फादर से कहती है कि मैंने सुना है कि फेंगमी ने अब तक शादी नहीं की है। अब यहाँ जो उसके फादर वो जो मछली पकड़ रहे होते हैं वो जाले में तो फंस जाती है और उसको खींचते हुए यहाँ वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम इस खुशखबरी को जल्द से जल्द उसे क्यों नहीं बता देती। अब ये सुनते ही जो वोंग चिंग होती है वो दौड़ते हुए फेंगमी पास जा रही होती है कि तभी वो फेंगमी से टकरा जाती है कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी उसे गिरने से बचा लेता है और ना जाने फेंगमी ने ऐसे कितनी लड़कियों को इस तरह से गिरने से बचाया है जो इन लड़कियों को गलतफहमी का शिकार बना देता है कि फेंगमी भी उन्हें पसंद करता है। बाय द वे अब आगे चलते हैं जहाँ वोंग चिंग शर्माते हुए फेंगमी से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अचानक से आ जाओगे। अब यहाँ पे फेंगमी उसे एक डिफेंसिव वेपन देते हुए कहता है कि इसे मैंने रिफाइन किया है जो तुम्हें फ्यूचर में आने वाले डेंजर से प्रोटेक्ट करेगा, तो इसे हमेशा पहने रहना। अब इस बात से तो वोंग चिंग के दिल में और भी ज्यादा लड्डू फूट रहे होते हैं और वो यहाँ उससे कहती है कि मैं इस ट्रेजर को हमेशा अपने साथ संभाल के रखूंगी और फिर शर्माते हुए अपने फादर के पास चली जाती है कि तभी उसके फादर यहाँ फेंगमी से थैंक यू कहते हैं क्योंकि फेंगमी ने सेक्ट की जो क्राइसिस थी उसे तुरंत ही रिजॉल्व कर दिया। जिस पे फेंगमी उनसे कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें से थोड़ा ही एफर्ट लगा और आप इस सेक्ट के लीडर है तो मुझसे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फेंगमी के मन की बात बिना जाने हुए वो जो सेक्ट लीडर होते हैं वहाँ पे एक घोषणा कर देते हैं कि आज एक दावत होने वाली है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। जिसपे फेंगमी उनसे पूछता है कि आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो वो सेक्ट लीडर होता है वो अपने कई सारे सर्वेंट्स को बुलाता है जिनके पास काफी सारे अलग अलग सामान होते हैं और देखने से लगता है कि ये एक शादी का जोड़ा होता है। अब यहाँ पे वो सेक्ट लीडर रिवील करते हैं कि मैं एज अ थैंक यू के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी के बाद क्या होगी कि तुम दोनों एक अच्छे रिलेशन में बन जाओ। अब यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होते हैं इन दोनों की मैरिज का अनाउंसमेंट कर देते हैं जिसपे यहाँ वोंग चिंग दिखावे के लिए कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी, तो मैं और भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाती, मेकअप वगैरह कर लेती। जबकि इस बात की खबर देने वाली ही वोंग चिंग होती है अपने फादर को। अब यहाँ जो वोंग चिंग होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फेंगमी से कहती है कि यहाँ पे चलो कि तुम्हें अब मेरे बालों को कोम करना होगा। मीन्स ये शादी की शुरुआत की पहली रिचुअल होती है जहाँ पे लड़के को दुल्हन के बालों में कोम लगाना होता है। अब यहाँ फेंगमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है और अब जाकर उसे पता चलता है कि ये जो वोंग चिंग है एक्चुअली में उसमें इंटरेस्टेड थी। और आगे फेंगमी जल्द से अपना हाथ उसे छुड़ाता है और उससे यहाँ पे मन ही में कह रहा होता है कि माफ कर दो बहन, मेरे तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। कि वो एकदम सम्मान से जाकर के सेक्ट लीडर को सारी बात बता देता है कि वो दालियांग किंगडम का एक कल्टीवेटर हो जिसके पास अपनी एक अलग स्वीट हार्ट है और मैं उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ फेंगमी सिया के बारे में कह रहा होता है। आगे वो सेक्ट लीडर को ये भी बताता है कि आपको जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है क्योंकि मेरे और वोंग चिंग के बीच ऐसा रिलेशन है जैसे कोई सिस्टर एंड ब्रदर का होता है और मैं वोंग चिंग को सिर्फ अपनी सिस्टर की ही तरह देखता हूँ। अब ये सुन के तो यहाँ पर बेचारी पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन होती है और वोंग चिंग को यहाँ तो चक्कर आने लगते हैं और वो सोच रही होती है कि क्या मैं अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे लगा था कि मैं इस इंसान को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मैं तो इसके रियल नेम को भी अभी सुन रही हूँ। यहाँ पे बेचारे वोंग चिंग का बहुत ही बुरा हाल होता है और वो बस यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। अब अपनी बेटी की इस तरह हालत देख करके वो जो सेक्ट लीडर होता है वो यहाँ फेंगमी से फिर से आग्रह करने वाला होता है कि मेरी बेटी को रिफ्यूज मत करो, कि वोंग चिंग उन्हें ऐसा करने से रोकती है
और यहाँ फेंगमी से कहती है कि मेरे फादर को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे टीचर जरूर बनना चाहोगे। जिसमें फेंगमी उसके इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि वोंगचिंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और मुझे उसका टीचर बनने में काफ़ी खुशी होगी। अब यहाँ पे वोंगचिंग को एक डिसिपल की तरह एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस सेक्ट के मौजूद होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सुना है कि इस सेक्ट लीडर की जो डॉटर वोंगचिंग है, इसने किसी ऐसे को अपना मास्टर चूज कर लिया है जो कि अपनी ची गैदरिंग के लेवल पर ही है। अब ये कहते हुए वे लोग यहाँ पे फेंगमी का मजाक भी उड़ाते हैं कि एक ची गैदरर आखिर किस तरह से एक फाउंडेशन लेवल के स्टेज पे पहुंचने वाली एक ऐसे लड़की को अपना डिसिपल बना सकता है जो कि उससे खुद नीचे लेवल पे है। कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही ग्रेट पावर जनरेट होती है जो कि फेंगमी के उस स्पिरिचुअल फैन के ऊपर सवारी की वजह से जनरेट हुई थी। आगे फेंगमी यहाँ पे आता है और अपने फैन की सिर्फ एक ही मूव से ही उन सब की वहाँ पे बोलती बंद कर देता है। अब वहाँ पे सेक्ट लीडर ये अनाउंस करते हैं कि डिसिपल सेरेमनी अब ऑफिशियली बिगिन की जाती है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी को सम्मान देने के लिए और उसे अपना मास्टर चूज करने के लिए यहाँ वोंगचिंग एक कप ऑफ टी लेकर के आती है। एक तरह की इनकी रिचुअल्स होती है जिसमें जो होने वाले डिसिपल होते हैं वो अपने मास्टर को इस तरह से सम्मानित करते हैं। अब जैसे वो प्याला वोंगचिंग फेंगमी को थमाती है, वोंगचिंग तो उस प्याले को छोड़ ही नहीं रही थी, जिसपे उसके फादर उसे याद दिलाते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा करना अपने मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करना होगा। जिसपे यहाँ पर वोंगचिंग को हम देखते हैं कि वो उस प्याले को तो छोड़ देती है, लेकिन यहाँ मन में सोच रही होती है कि डिसिपल तो डिसिपल ही सही, मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगी, भले ही तुम मेरे मास्टर बन गए तो क्या, और बस मुझे एक चांस चाहिए तो मैं कैसे अपने इस मास्टर को अपना बनाती हूँ। अब फेंगमी जो कि सबके मन की बात जान सकता है, ये सुनते ही उसके जो मुंह में चाय होती है वो भी बेचारा निगल नहीं पाता। अब इससे पहले कि फेंगमी उसे और कुछ समझा पाता, यहाँ के जो बाकी के लोग होते हैं वो घुसर पुसर करने लगते हैं कि फेंगमी एज अ एल्डर मास्टर बन चुका है तो उसे तो अपने डिसिपल को ढेर सारे ट्रेजर्स देने चाहिए, क्योंकि ये उनका रिवाज है एक तरह से। और जरा हम भी तो देखें कि ये मास्टर अपने न्यू बनी डिसिपल को क्या ही तोहफा देते हैं। अब ये सुनते ही फेंगमी वहाँ पे टॉप लेवल के स्पिरिचुअल वेपन्स की लाइन लगा देता है, जिसे देखते हो उन सभी के फिर से बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का स्पिरिचुअल मोमेंटम पहली बार देखा होता है। अब इन सारे के सारे स्पिरिचुअल वेपन्स को वो वोंगचिंग को दे देता है। तब भी ये लोगों की बातें बंद नहीं होती, वो यहाँ कहने लगते हैं कि वोंगचिंग ने अभी तक अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप नहीं किया है, तो उसके लिए ये सारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो मेटल के बराबर ही होंगे, कि बिना उस फाउंडेशन लेवल को अप करते हुए ये सारे के सारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो उसके लिए बेकार ही होंगे। अब ये सुनते ही फेंगमी यहाँ वोंगचिंग को एक फाउंडेशन बिल्डिंग का पिल देता है, जिसे ऑब्जर्व करते ही हम देखते हैं कि वोंगचिंग तुरंत ही अपने फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाती है। जिसपे आगे फेंगमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा साइड बाय साइड नहीं रह सकता, इसलिए ये पिल तुम्हारे आगे के लेवल्स को एडवांसमेंट करने के लिए हेल्प करेंगी, जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगी, जिससे तुम आने वाले डेंजर्स से डील कर पाओ। जिसपे वोंगचिंग उसकी इस दरियादिली देख के कहती है कि अब मैं मास्टर को कहीं नहीं जाने दूंगी, वो जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि सबसे पहले तुमने अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप करना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ वोंगचिंग ऑन द स्पॉट ही अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप करने लगती है, जिसे देख के सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को ऐसा करते नहीं देखा है कि ऑन द स्पॉट ही वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाए। जैसे यहाँ पे वोंगचिंग अपने नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाती है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मास्टर यानी फेंगमी को ढूंढने लगती है, जिसपे उसके फादर उसे बताते हैं कि वो शायद चला गया। ये सुनते ही यहाँ पे वोंगचिंग काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग उसे तो कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारी अपने ही ख्यालों में गुम रहती है कि फेंगमी उसे बिना बताए ही इस तरह से अकेले छोड़ के क्यों चला गया। तो गाइस यहाँ वोंगचिंग की एक तरफा मोहब्बत के साथ ही हमारे ये एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है और हमें दूसरी तरफ फेंगमी को दिखाया जाता है, जो सिया से बातें कर रहा होता है अपने मन में ही कि वो उस सन शूटिंग तलिस्मान को हासिल करने के बावजूद भी उस स्पिरिचुअल स्पेस चैनल को ओपन नहीं कर पाया, जिसके थ्रू वो अपने रियल में वापस जा सकता था। लेकिन फिर भी उसे अपनी आगे की जर्नी तय करनी होती है इस उम्मीद पे कि अगर वो उस यिन नामक नरिशिंग वुड को हासिल कर ले, क्योंकि उन 3 पवित्र पेड़ों में से एक है, तो मे भी हो सकता है कि वो इस स्पिरिचुअल टाइम चैनल को ओपन कर पाए और अपने रियल में वापस जा सके। जिसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो हॉल ऑफ एल्केमी का मास्टर होता है मिस्टर जांग ने फेंगमी को इस सैक्रेड ट्री के बारे में बताया होता है, ताकि फेंगमी उसे मारने ना पाए।
ये जानबूझकर के उसे ना मारने के लिए एक तरह का लालच दे रहा होता है ताकि वो उस ट्रेजर पैविलियन में उसे ले जा सके और वहाँ पे फेंगमी को ट्रिक करते हुए वो उससे शन शूटिंग तलिस्मान भी ले ले, साथ ही उस एंशिएंट ट्रेजर में उसे मार भी डाले। लेकिन यहाँ फेंगमी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता है, वो उसकी माइंड को वहीं उसी वक्त रीड कर चुका था और यहाँ आगे उस जंगल की तरफ वो जाते हुए सोचता है वो किसी भी हालत में उस यिन नामक नरिशिंग वुड को हासिल कर पाएगा, तभी उसे कोई रास्ता मिल जाएगा अपने रिल में वापस जाने का। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उसी अल्केमी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि वो जो यिन नरिशिंग वुड है इसके तीनों पवित्र पेड़ अब अपेयर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम इसकी पावर्स को चुपके से यूज कर ले ताकि हम अमर हो जाएं। अब इनकी इस कॉन्वर्सेशन को उस सेक्ट का लीडर सुन लेता है जो उन पे अटैक करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों से, क्योंकि वो जो नरिशिंग यिन वुड है वो हमारे लिए काफी मैटर करता है और तुम जैसे लोग इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ ये कपल अपनी इस बदतमीजी के कारण उनसे माफी मांगने लगते हैं, जिसपे वो लीडर इनसे पूछता है कि आखिर वो हॉल ऑफ मास्टर जेन कहाँ चला गया और अब तक उसे यहाँ पे आ जाना चाहिए। जिसपे ये कपल उन्हें बताता है कि वो मिस्टर जेंग उस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट गए हैं उस सन शूटिंग तलिस्मान को लाने, जिसपे वहाँ वो सेक्ट का लीडर कहता है कि वो अब भी उस सन शूटिंग तलिस्मान के पीछे पड़ा है जो कि उस गोल्डन तलिस्मान सेक्ट का सिर्फ एक दिखावा और छलावा से ज्यादा कुछ नहीं है और या उसे याद नहीं है कि आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये कहते हुए वो जो सेक्ट का लीडर होता है वहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है जिसपे एक वो बड़े से लकड़ी के टुकड़े को एक फॉक्स की बहुत बड़ी मूर्ति के बीचों बीच रखता है। अब यहाँ पे वो कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है जिससे हमें पता चलता है कि वो स्नो फॉक्स लीग की स्नो फॉक्स फेरी को सम्मन कर रहा होता है। यहाँ पर वो उस फॉक्स फेरी को ह्यूमन वर्ल्ड में आने का आह्वान दे रहा होता है, जिसके कारण अब उस बड़े से स्टैचू से एक आवाज आती है जो उसे कहती है कि क्या मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था वो तुमने कंप्लीट किया। जिसपे वो लीडर उसे बताता है कि नरिशिंग यिन वुड को हमने ढूंढ लिया है और उन 3 पवित्र पेड़ों के कारण ही बहुत ही जल्द वो स्नो फॉक्स क्लैन जो है ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे। जिसपे वो आवाज उन्हें आगे ये इंस्ट्रक्शन देती है कि वो उस नरिशिंग यिन वुड का यूज करो एज अ मीडियम और ये तुम्हें 3 दिनों के अंदर ही करना होगा और इसमें तुम्हारे जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल के जो डिसिपल्स हैं उन्हें तुम रिफाइन करो ताकि वो मेरे ब्लड स्लेव बन जाएं और उन्हीं ब्लड स्लेव्स के कारण हम अपने स्नो फॉक्स ट्राइब के जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफर कर पाएंगे। आगे वो स्पिरिचुअल वॉइस उस लीडर को अपने स्नो फॉक्स क्लैन का एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट भी देती है जो कि उनके उस क्लैन का बहुत ही पवित्र ऑब्जेक्ट होता है जो इस लीडर को उस पूरे रिचुअल और एक्ट में काफी ज्यादा पावर्स देंगी। आगे उनके बीच ये भी समझौता होता है कि अगर तुम लोगों ने हमारा ये काम कर दिया तो हमारा ये जो ट्राइब है तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा तुम्हारे एडवांसमेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। मीन्स कि यहाँ इन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता चल रहा होता है जिसपे ये लीडर जो है उस स्नो फॉक्स क्लाइंट को इस ह्यूमन वर्ल्ड में उन सैक्रेड ट्रीज के माध्यम से ले आएगा और ऐसा करते ही वो जो स्नो फॉक्स की फेरी होगी वो इसके सभी मेंबर को नेक्स्ट लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी। कि तभी यहाँ हमें उस कपल के चेहरे को भी दिखाया जाता है जो कि इस समझौते से खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये स्नो फॉक्स क्लैन यहाँ पे आ जाते हैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में तो फिर इस ह्यूमन वर्ल्ड में काफी ज्यादा तबाही मचा देंगे। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें फेंगमी को दिखाया जाता है जो कि वो मिस्टर जांग के द्वारा बताए हुए उस मिस्टी फॉरेस्ट में अब आ चुके थे अपने उस ट्रेजर हंटिंग के लिए। अब यहाँ जो अल्केमी हॉल का जो मास्टर मिस्टर जांग होता है वो फेंगमी का वेट कर रहा होता है। साथ ही वो अपने 2 सब ऑर्डिनेट को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये दोनों हमारे उस ट्रेजर हंटिंग में मदद करने वाले हैं। अब उनमें से सबसे पहले यहाँ पे लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम यहाँ लिन बताती है कि तभी वो दूसरा बंदा यहाँ फेंगमी से कहता है कि सुना है कि तुम्हारे पास एक शन शूटिंग नाम का तिलिस्मान भी है जो तुमने खुद ही ओन किया है। क्या ये बात वाकई में सच है या किसी प्रकार का एक रूमर है? जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस बात पे कोई शक है तो क्यों ना तुम मेरी पावर्स को यहाँ पे टेस्ट कर लो। जिसपे वो बंदा यहाँ फेंगमी से कहता है कि अरे मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो खामोखा ही बुरा मान गए। कि अचानक से तभी हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है जिसके हॉल से ही सारे घबरा जाते हैं। के बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। एपिसोड में देखा था कि वो जो हॉल ऑफ अल्केमी का मास्टर होता है वो फेंगमी को यिन नरिशिंग वुड नामक ट्रेजर को दिलवाने के लिए उस डेमोनिक वैली के अंदर लाया होता है
जहाँ पे उन डिमोनिक बीट्स के आ जाने के कारण वहाँ पे एक गहरा कोहरा छा जाता है। अब ये जो वाइल्ड डेमन फॉक्सेस होते हैं ये इंसानों का शिकार करते हैं और उनका यूज करते हुए वो एक प्रकार का एलिक्सर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे इन इंसानों का शिकार करने आ चुके थे। अब यहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट इन सभी पे अटैक करते हैं, जिसपे सिवाय फेंगमी के सारे लोग घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हॉल ऑफ अल्केमी का मास्टर होता है वो फेंगमी को जानबूझ करके उस सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करने को कहता है। आगे वो इस बात पे यहाँ जोर देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये ऑर्डिनरी से स्पेल इस डिमोनिक कोहरे पे कुछ असर नहीं करेंगे जब तक कि तुम उस सन शूटिंग तलिस्मान का यूज नहीं करते। अब वो जो लड़की लिन होती है यहाँ वो भी अपने मास्टर का साथ देते हुए उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द उस सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करो, क्योंकि उस तलिस्मान को तुम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो और अगर तुमने सिर्फ एक ही बार उस तलिस्मान का यूज किया तो ये तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने लगेगा। और अगर इस डिमोनिक कोहरे को यहाँ पे हराना है तो हम सभी को मिल करके साथ में काम करने पड़ेगा, तभी हम उन मॉन्स्टर्स को भी डिफीट कर सकते हैं। जिसमें फेंगमी उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को किसने बता दिया कि सिर्फ तलिस्मान का यूज करके इस डिमोनिक बीस्ट को हराया जा सकता है। आगे हम यहाँ फेंगमी को देखते हैं जो कि अपने सबसे पावरफुल वेपन उस रोंगयान फायर का यूज करता है। यहाँ पे वो अच्छी तरह से उसे कॉपी करना भी जानता था, इसलिए वो अब उस वेपन के 2 कॉपीज क्रिएट करता है और उन दोनों से उन डिमोनिक बीस्ट पे वार करता है, जिसपे वहाँ पे छाई हुई उस इवल धुन के साथ साथ वो जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो उस एक ही स्ट्राइक में वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस चीज को देखते ही ये दोनों यहाँ पे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंदे में तो काफी टेरिफिंग स्ट्रेंथ है और मुझे इससे होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मैंने लगता है कि इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। अब ये कहते हुए वो जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है वो यहाँ डिटरमाइन हो जाता है कि वो किसी भी हालत में उससे सन शूटिंग तलिस्मान को निकलवा के रहेगा और ताकि वो फेंगमी इसे खुद ब खुद उस हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर को हैंड ओवर कर दे। अब आगे उनकी ट्रेजर हंटिंग की जर्नी कंटिन्यू होती है, जहाँ पे वो एक बहुत ही एंशिएंट बिल्डिंग में रुकते हैं, जहाँ पे उन्हें एक फेरी का स्टैचू दिखता है और अचानक से वहाँ पे बहुत सारे पेटल्स नजर आते हैं और देखते ही देखते वो पेटल्स एक फेरी के स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो फेरी होती है वो गॉडेस ऑफ अर्थ होती है। यहाँ पे वो इन चारों की तरफ घूमते हुए फेंगमी के पास जब पहुंचती है तो वो उससे कह रही होती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आखिरकार आ गए। और जैसे ही वो स्पिरिट हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर चली जाती है, वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिससे वहाँ पे एक गुलाबी कलर का धुन छा जाता है और ये धुन जो है सबको अपने वश में करने लगता है सिवाय फेंगमी के। और हम देखते हैं कि वे तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। मीन्स के इस धुन ने सिवाय फेंगमी के इन तीनों को अपने वश में कर लिया होता है, जिससे ये तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे पे ही अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ फेंगमी उन तीनों को रोकता है और उन्हें होश में लाने के लिए उन तीनों में से जो एक मेल होता है उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह होती है कि उसके गालों पे जो थप्पड़ पड़ता है उसके निशान बहुत छोटे हाथ के होते हैं, जो लगता है किसी बच्चे ने उसे थप्पड़ मारा है। अब ये जो कोहरा होता है वो उस गॉडेस अर्थ का एक तरह से टेस्ट लेने का तरीका होता है और जैसे ये कोहरा हटता है ये तीनों अपने सेंसेस में वापस आते हैं और वहाँ पे हम उस स्टोन प्लेटफॉर्म में ट्रेजर को अपेयर होता हुआ देखते हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 ट्रेजर्स ही नजर आते हैं, जिसपे ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम तीनों इसे आपस में बांट ले और अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर ले तो हम उस फेंगमी से फाइट बाइट कर सकते हैं। उस गॉडेस ऑफ अर्थ की ट्रेजर्स को लेने के साथ साथ हम उससे वो सन शूटिंग एरो भी हासिल कर लेंगे। अब यहाँ इन तीनों के ये डिसाइड करते ही वहाँ फेंगमी पे अंधाधुन ये तीनों वार करने लगते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ वो लड़की उस पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे जो फेंगमी होता है इन तीनों के अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और उस थप्पड़ खाए हुए बंदे की यहाँ पर इतनी भयानक कुटाई उसकी होती है कि वो जमीन पे गिर जाता है। और आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपने स्पिरिचुअल मैजिक का यूज करते हुए उस ट्रेजर के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसे देखते ही वो लड़की उससे कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता कि तुम इन सारे ट्रेजर्स को हासिल कर लो। और जैसे ही वो उस शील्ड पे अटैक करती है उसका अटैक वापस से उसी को ही लगता है, जिसपे फेंगमी उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना चालू रखते हो फिर मैं तुम लोग के साथ यहाँ पे जो करने वाला हूँ इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये जो यहाँ पे ट्रेजर्स अपेयर हुए हैं इसके बारे में डोंट इवन थिंक कि तुम इसका 1/3 हिस्सा भी लेने के काबिल हो। जिसपे वो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर यहाँ कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से वो सन शूटिंग तलिस्मान हमें दे देते हो तो फिर मैं इन दोनों लोगों से अपनी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करूंगा और बिना हम तुम्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए इस केव के जितने भी ट्रेजर्स है वो तुम्हें दे देंगे।
जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि चाहे तुम इन दोनों के साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे वो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारी ये मजाल ये कहने की, अगर तुम खुद से वो सन शूटिंग तलिस्मान मेरे हवाले नहीं करते हो तो फिर मैं देखो कि मैं तुमसे उसे कैसे जबरदस्ती ग्रैब कर लेता हूँ। और आगे वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें किल कर दूंगा और तुम्हारी जो बॉडी होगी उसे हम अपने सेक्ट ले जाएंगे ताकि तुम्हारी बॉडी को ब्लड स्लेव बनाया जा सके। और जैसे ही कोई कल्टीवेटर ब्लड स्लेव बनता है, वो जो स्नो फॉक्स फेरी होती है उसे धीरे धीरे करके खाती है। जिसपे फेंगमी अब उस पे एक जोरदार अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, सो भी एकदम नॉनसेंस। और अब बारी आती है उस अल्केमी मास्टर के यहाँ अटैक करने का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तगड़ा वो फॉर्मेशन क्रिएट करने वाला होता है कि फेंगमी उस पे दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे इसी बात का फायदा उठा करके वो जो लड़की होती है फेंगमी पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हें किस बात का यहाँ घमंड है। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उसके पास अब फीनिक्स की पावर होती है, और वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होती है और अब फेंगमी पे अटैक करने वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है और उस एरो से उस लड़की को ऐसा भेदता है जिसपे वो लड़की के फीनिक्स के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वो सन शूटिंग तलिस्मान का जो एरो होता है उस लड़की को भी भेद डालता है। क्योंकि इसका नाम ही होता है सन शूटिंग तलिस्मान जो कि सूरज को आसानी से भेद देता है, तो फिर इसके सामने ये फीनिक्स क्या चीज थी। अब इसकी पावर को देख के वो जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है वो यहाँ पे और भी ज्यादा लालची हो जाता है, और वो अब किसी भी हालत में उस सन शूटिंग तलिस्मान को पाना चाहता था। इसीलिए वो अपने फिर से पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर उसके काफी एंशिएंट ट्रेजर्स होते हैं जो कि उसके नेचुरल वेपन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से फेंगमी को यही धमकी दे रहा होता है कि जल्द से जल्द वो तलिस्मान मुझे दे दो, तभी मैं यहाँ तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, वरना मेरे ये जो एंशिएंट वेपन्स है इनके पावरफुल स्ट्रेंथ से तुम यहाँ आज नहीं बच पाओगे। और फिर हमें यहाँ पे उस एंशिएंट वेपन की झलक दिखाई जाती है जहाँ पे 5 एनिमल्स के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स होते हैं, जिसमें से एक लायन होता है, एक ड्रैगन, एक बैट, एक फीनिक्स और एक रोबोट काइंड ऑफ ट्रेजर होता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन सभी से यहाँ पर फेंगमी पे अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि हमारे ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। तो गाइस एपिसोड यही खत्म होता है और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं अल्केमी मास्टर होता है यहाँ पे फिर से लंबी चौड़ी बकवास के साथ फेंगमी को फिर से धमकियां दे रहा होता है, जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि तू वाकई में बहुत बकवास करता है और अगर तुम में इतनी ही एबिलिटी है तो और मेरे पास से वो सन शूटिंग तलिस्मान को ग्रैब कर लो। अब इस पे वो मास्टर अपने वेपन्स को ये ऑर्डर देता है कि वो जाके सीधा फेंगमी पे अटैक करे, और सबसे पहला अटैक करने वाला उसका ड्रैगन वेपन होता है जो फेंगमी पे अटैक करने वाला होता है। फेंगमी यहाँ उसके अटैक से बचने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसका दूसरा वेपन जो कि फीनिक्स होता है वो यहाँ उस पे अटैक कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही फेंगमी कोई मूव ट्राई करने वाला होता है, वो जो रोबोट ट्रेजर होता है वो उसका हाथ को टाई कर देता है, जिससे फेंगमी यहाँ पे चारों तरफ से घिर जाता है और उसे पहली बार लगता है कि वो अब इन एंशिएंट वेपन से चारों तरफ से घिर गया है और यहाँ वो आसानी से हार जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो अल्केमी मास्टर होता है अब अपना नेक्स्ट मूव जैसे ही ट्राई करने वाला होता है कि उसके बीच में वो बंदा आ जाता है और वो वहाँ उससे कहता है कि थोड़ी मुझे भी फाइटिंग करने दो क्योंकि हमने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे वो भी मैदान में कूद जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बेल होती है, जिसे वो एक्टिवेट करते ही फेंगमी को उस बेल के अंदर ले लेता है ताकि यहाँ जो फेंगमी के स्पिरिचुअल रूट्स है वो पूरी तरह से उस बेल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन यहाँ हमें गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है जो कि फेंगमी की ही होती है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज उस बेल के अंदर करता है, जिससे सबसे पहले वो बेल डिस्ट्रॉय होती है और उसके साथ साथ जो बंदे ने इसे एक्टिवेट किया था ये जो एरो होती है वो सीधा उसके छाती के आर पार जा गिरती है, जिससे उसके चेस्ट पे एक बड़ा सा होल हो जाता है और यहाँ पे लास्टली उसके अंतिम शब्द यही होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि वो अल्केमी मास्टर फिर से अपने एंशिएंट वेपन को ऑर्डर देता है कि वो एक साथ जाके फेंगमी पे अटैक करें। अब वो सारे एंशिएंट वेपन उस पे अटैक करने वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी का जो 5 एलिमेंट एग होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे फेंगमी और सिया ने मिल के हासिल किया होता है जब वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड में होते हैं। यहाँ फेंगमी इसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने इस ट्रेजर के बारे में तो भूल ही चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि वो 5 एलिमेंट एग में एक ऐसी डिफेंस पावर होती है जो फेंगमी को इस तरह से खतरे में देखते हुए अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे उस एग से निकलती हुई एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उस एनर्जी के पास ये एंशिएंट वेपन के जो स्पिरिचुअल एनिमल्स थे
पास भी नहीं आ पा रहे थे। साथ ही वो जो एग होती है वो इन स्पिरिचुअल एनिमल्स के सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देख के तो उस एल्केमी मास्टर की सटक जाती है और वो यहाँ सोच रहा था कि वो इस प्रकार के ट्रेजर को आज तक उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। आखिर ये चीज क्या है जो कि उसके स्पिरिचुअल वेपन्स के पावर को एब्जॉर्ब करते ही लगातार बड़ा होते जा रहा है। कि तभी हमें उस गॉडेस अर्थ की स्टैचू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फेरी सोच रही होती है इस एग शेल के अंदर एक नया क्रिएचर है जो कि लगता है कि ब्रेक थ्रू करने वाला है, तो क्यों ना मैं इस नन्हे क्रिएचर की थोड़ी मदद कर दूं ब्रेक थ्रू करने में। अब हम देखते हैं कि उस फेरी की स्पिरिट बाहर निकलती है और वो उस एग पे एक मंत्र स्पेल करती है, जिसे यहाँ पे फेंगमी के साथ साथ वो अल्केमी मास्टर भी हैरान रह जाता है कि आखिर वो गॉडेस अर्थ उसकी मदद क्यों करना चाहती है। जिस पे यहाँ फेंगमी उससे पूछ ही बैठता है कि आखिर तुम ऐसा करते हुए करना क्या चाहती हो, जिसे वो फेरी की स्पिरिट उससे कहती है कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा और इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा कहते हुए उस फेरी की स्पिरिट वापस से उस स्टैचू के अंदर चली जाती है। इधर हम उस 5 एलिमेंट एग को देखते हैं जिसमें लगातार हलचल होने लगती है और अचानक से वो ब्रस्ट आउट कर जाता है, जिससे निकलती हुई एक तेज एनर्जी के कारण उस एंशिएंट वेपन के सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स जो होते हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अचानक से ये एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती है और हम देखते हैं कि उस अंडे में से एक स्पिरिचुअल क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि एक 5 एलिमेंट बीस्ट होता है। अब ये एक प्रकार का फेंगमी का स्पिरिचुअल पेट होता है जिसे वो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर जैसे ही उसे मारने वाला ही होता है कि फेंगमी उस पे अपनी तलवार तानते हुए कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल पेट होता है अचानक से आ करके उस हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर पे अटैक करता है और उसके इस अटैक से यहाँ वो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर समझ जाता है कि ये जो स्पिरिचुअल पेट है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के स्ट्रेंथ के साथ ही बॉर्न हुआ है। अब इससे पहले कि वो और भी कुछ सोच पाता वो स्पिरिचुअल पेट लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है वो उसे ये कहते हुए कि मैं पिछले 1000 साल से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, तो मैं तुम जैसे स्पिरिचुअल पेट से ऐसे कैसे आसानी से हार सकता हूँ। अब ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कि वो फिर से वही फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, लेकिन अब की बार उस फॉर्मेशन में उसके स्पिरिचुअल एनिमल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन इसकी कमी वो अपने मशीन्स के जरिए पूरी करता है। मीन्स कि उसके स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ उस मशीन्स की भी पावर इसमें ऐड हो जाती है। अब इससे पहले कि वो जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर है इसका यूज करता है फाइट बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 5 स्पिरिचुअल एनिमल्स के स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन वो जो आगे हॉल मास्टर होता है वो अपने सबसे बड़े हुक्म के एक को निकालता है। अब ये उसका खास तरह का एक फॉर्मेशन होता है जो कि स्पिरिचुअल होने के साथ साथ वो मैकेनिकल भी होता है। अब जैसे ही वो अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जो गॉडेस अर्थ होती है उससे कह रही होती है कि तुमने 300 साल तक अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस यंग कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने भविष्य के बारे में भी जान लो कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे, इसलिए बेटर यही होगा कि अभी सही वक्त है यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो ये भी नहीं करती, क्योंकि मैं फिर दूसरों के सामने किस मुंह से जाती। एक 300 साल से प्रैक्टिस करने वाला कल्टीवेटर किस तरह से एक ऐसे कल्टीवेटर से हारा गया जो कि सिर्फ अपने ची गैदरिंग के लेवल पे है। यहाँ वो फेंगमी की बात कर रही होती है। अब उस गॉडेस अर्थ की ये बातें उस हॉल मास्टर को और भी ज्यादा क्रोधित कर देती हैं। इस पे वो अपने मशीनिक फॉर्मेशन को ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है जो कि उसके प्रीवियस एंशिएंट ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आगे वो यहाँ पे एक इविल काइंड ऑफ हंसी देते हुए फेंगमी से कह रहा होता है कि तुम इस मशीनिक फॉर्मेशन का प्रहार नहीं सह सकोगे और ये आज तुमको किल करके ही रहेगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी गॉडेस अर्थ को जो यहाँ फेंगमी से कह रही होती है कि तुम डरो मत क्योंकि मैंने उसका भविष्य देखा है, वो यहाँ पे जरूर हारेगा। लेकिन यहाँ फेंगमी काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जो गॉडेस फेरी है उसकी मदद क्यों करना चाहती है। उसने पहले भी उसकी मदद की थी उस 5 एलिमेंट वाले बीस्ट को ब्रेक थ्रू करवाने में। इस पे वो हॉल मास्टर यहाँ फेंगमी से कहता है कि अगर ये गॉडेस फिर भी तुम्हारी मदद कर दे तो भी आज तुम यहाँ मौत से पीछे नहीं भाग सकते। ये सुनते हुए वो जो गॉडेस अर्थ होती है वहाँ पे एक ऐसी साउंड वेव जनरेट करती है जिसे इंड्योर कर पाना काफी मुश्किल होता है और वो उससे कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पे हारे जाओगे, तो तुम अपने आप को समझते क्या हो। फिर आगे हम देखते हैं फेंगमी को जो उस गॉडेस से कहता है कि इसने अगर आपको इतना एंग्री कर दिया है तो मैं इसे लेसन सिखाता हूँ। इसके आगे हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग 5 टाइप के मैकेनिकल फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो साथ में मिलके यहाँ फेंगमी पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ फेंगमी जो होता है वो एक शील्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन उस शील्ड के अंदर रहते हुए भी वो इन मैकेनिक फॉर्मेशन के प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था
इसलिए वो गॉडेस ऑफ अर्थ से ये हेल्प मांगने लगता है कि इस फॉर्मेशन की कुछ न कुछ ऐसी वीकनेस जरूर होगी, जिसपे वो हॉल मास्टर यहाँ पेंगमी से कहता है कि तुम इस 5 फॉर्मेशन के प्रेशर से बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा एंशिएंट ट्रेजर है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, तो कोई इसकी वीकनेस को आखिर कैसे जान सकता है। मींस कि वो यहाँ कह रहा होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसकी वीकनेस को जाने। अब इतने ही में वो जो गॉडेस फेरी होती है वो यहाँ तपाक से जवाब देती है कि इसकी वीकनेस इसके मेटालिक क्लोन में है। अब ये सुनते हुए वो हॉल मास्टर एकदम सरप्राइज रह जाता है और वो उस गॉडेस से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये चीज कैसे पता, जिसपे यहाँ वो कहती है कि बेवकूफ मैं गॉडेस अर्थ हूँ और भला ये मैं कैसे नहीं जानूंगी कि यहाँ पे मेरे अंदर क्या चीज बन रही है और वो किस चीज से बनाई गई है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी को उसकी वीकनेस पता लगती ही वो अपने 5 एलिमेंट बीस्ट को समन करता है। अब वो जो बीस्ट होता है वो सीधे उसके मेटालिक क्लोन पे अटैक करता है, जिसके कारण वो जो फॉर्मेशन होता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखते ही जो हॉल मास्टर होता है उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास ये 5 एलिमेंट वाला अनलिमिटेड बीस्ट है ही है, तो फिर तुम्हें वो सन शूटिंग तलिस्मान की क्या जरूरत है। इस पे यहाँ पेंगमी उसे कहता है कि अरे तुम पहले बताते कि तुम इतना सब कुछ उस सन शूटिंग तलिस्मान के लिए कर रहे हो। अब यहाँ सभी हम जानते हैं कि पेंगमी किसी भी ट्रेजर का क्लोन बनाने वाला पहला कल्टिवेटर होता है, जो कि आसानी से वो सन शूटिंग तलिस्मान के भी क्लोन बना लेता है। इससे पहले कि वो जो हॉल ऑफ मास्टर को और कॉन्स्पिरेसी कर पाए, यहाँ जो फेंगमी होता है वो उस तलिस्मान का यूज करते ही उस पे हिट करता है, लेकिन वो जो हॉल मास्टर होता है फिर से अपने उसी मैकेनिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो एरो होता है इन सभी तलिस्मानों को भेदता हुआ जाके सीधा उस हॉल मास्टर को हिट करता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो जो गॉडेस फेरी होती है जो कि एक स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है, वो उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके अपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। अब वहाँ हम उसके ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं जो कि वाकई में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की का शेप लेती है। यहाँ पे वो फेंगमी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी और वो उसे रिझाने के लिए अपने उसी मैनिपुलेटिंग टेक्निक का यूज़ करती है। मीन्स कि वो अपने उसी पावर का यूज़ करती है जिसके अराउंड वो फ्लावर पेटल्स बहने लगते हैं और ऐसी धुन क्रिएट हो जाती है जिसके वश में आती ही कोई भी उसकी ब्यूटी पे मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो फेंगमी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, इवन कि उससे अपने प्यार का भी यहाँ इजहार कर देती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने जाती है हम देखते हैं कि फेंगमी अपने आप पे कंट्रोल वापस पा लेता है। यहाँ वो अपने आप को उससे अलग करते हुए कहता है कि सीनियर आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसके लिए थैंक यू कहता हूँ। यहाँ वो आगे उसी से क्वेश्चन पूछने लगता है कि आखिर आपने ये सब कुछ मतलब अपनी कल्टीवेशन जर्नी किस मास्टर से सीखी है, क्योंकि फेंगमी वहाँ पे जरूर आना चाहता है ताकि वो उनके मास्टर को थैंक्स कर सके। इस पे वो फेरी उसे कहती है कि सीधा सीधा कहो ना, तुम मेरा ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो और मैंने यहाँ तुम्हारी मदद की है, तो तुम मेरे मास्टर को क्यों थैंक यू करोगे। और अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से करो। अब यहाँ फेंगमी को इसकी इस तरह की बातें पे कुछ ना कुछ शक जरूर हो रहा होता है और यहाँ फेंगमी जैसे ही एक तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है, इससे पहले कि यहाँ फेंगमी उस तिलिस्मान को यूज कर पाता, वो जो फेरी होती है ये जान लेती है और तुरंत उस तिलिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब फेंगमी का यहाँ जो शक होता है वो पूरा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ये उसके सामने जो ये नज़र आ रही है वो कोई और ही रियल्म की है और इसकी जो पावर्स है वो ज़रूर दैन स्टेज से अबव है। जैसे ही फेंगमी यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो देखता है कि उस फेरी ने जानबूझ के वहाँ पे एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है कि फेंगमी उसके अंदर ना आ सके, क्योंकि फेरी उस पेटल के अंदर के ट्रेजर्स को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फेंगमी के पास मीरो आती है जो उससे कहती है अब तो ये हॉल मास्टर मारा जा चुका है, तो तुम्हें और जिस ये नरिशिंग वुड की तलाश थी तुम उसे कैसे ढूंढोगे। जिससे फेंगमी यहाँ उसे कहता है कि जरूर हमें इसका कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जो हमें उस स्नो फॉक्स लीग में ही जाके पता चलेगा। अब ये स्नो फॉक्स लीग वही सेक्ट होता है जहाँ से ये हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर आया था। कि तभी हम देखते हैं कि फेरी ये देख लेती है कि फेंगमी किसी से बातें कर रहा है और जैसे वो उसे देखती है उसके हाथों में जो ट्रेजर होता है वो गिर जाता है। यहाँ फेंगमी से डरते हुए कहती है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो वो काफी खतरनाक है। अब इस बात ने तो फेंगमी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया होता है, क्योंकि आज तक मीरो की एग्जिस्टेंस को सिर्फ फेंगमी के अलावा कोई नहीं देख सकता था, तो आखिर ये इसे कैसे देख पा रही है। जरूर कोई ये एक आइडल पर्सन है जो इस रिल्म की तो वाकई में नहीं है, किसी एंशिएंट टाइम से ये आई है।
तो गाइज ये जो फेरी होती है वो वाकई में एक मिस्ट्री बन चुकी होती है फेंगमी के लिए। सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन एज अ गॉडेस अर्थ करवाती है, फिर ये एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब ये अपनी ही छुपाई हुए ट्रेजर्स को ऐसे देख रही होती है जैसे मानो ये उनका सदियों से इंतजार कर रही हो उन्हें लेने के लिए। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इस फेरी में एक ऐसी एबिलिटी है कि वो फेंगमी के मर्तबान से निकली हुई जो मीरो होती है वो उसे भी देख पा रही होती है जिसे अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। और ये फेरी उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है और उसे तुरंत ही हटाने को कहती है। लेकिन यहाँ फेंगमी भी जो होता है वो उसे सच्चाई नहीं बताता, वो अपने 5 एलिमेंट बीस्ट को समन करता है और ये कहता है उस फेरी से कि तुमने अभी जिस चीज को देखा था वो ये था और मुझे माफ कर दो कि मेरे इस बीस्ट ने तुम्हें डरा दिया। यहाँ वो जो क्यूट सा बीस्ट होता है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हम देखते हैं कि वो एक यूनिकॉर्न के शेप में आ चुका था। इस पे वो फेरी एक्साइटेड होते हुए चढ़ जाती है और उसे यहाँ अपना इंट्रोडक्शन बताती है। उसका नाम सियार है लेकिन बाकी की जो सारी लेडीज हैं वो उसे ओल्ड लेडी बुलाती हैं। इस पे फेंगमी का जहाँ नेचर हम जानते हैं कि उसकी फ्लर्ट करने की प्रकृति होती है, फिर से वो शुरू कर देता है कि तुम्हें देखते हुए कोई नहीं बोलेगा कि तुम एक यंग लेडी हो। अब उसकी इस पिकअप लाइन पे वो जो फेरी होती है वो उस पे पूरी तरह से लट्टू हो जाती है, इवन कि उसे हक करती है। और यहाँ इस सीरीज के हम अजीब सी बात ये देखते हैं कि फेंगमी के साथ हमेशा कोई ना कोई फीमेल कैरेक्टर होती ही है। भले ही उसकी गर्लफ्रेंड सिया उस दूसरे रेल में उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहाँ फेंगमी अपनी इस जर्नी के दौरान अच्छी खासी ब्यूटीज के अराउंड घूमता है। बाकी हम देखते हैं कि वे लोग उसी बीस्ट की सवारी करते हैं जहां ये लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ बातों ही बातों में सियार उनसे कहती है कि इस बीस्ट को ना मुझे दे दो, के बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा अमृत दूंगी जो कि मेरे एंशिएंट मास्टर ने रिफाइन किया है। सोचो कि जिस एंशिएंट रिल्म से मैं आई हूँ उसके मास्टर कितने ज्यादा पुराने कल्टीवेटर्स हो गए, उनके द्वारा रिफाइन किया गया ये अमृत सभी ट्रेजर से बढ़कर होगा जो तुमने उस टेम्पल में देखा है। इसमें यहाँ फेंगमी उसे कहता है कि ये जो अमृत इतना ही भयानक वाला ट्रेजर है तो तुम खुद इसे अपने लिए क्यों नहीं रख लेती। फिर सियार उसे कहती है कि ये एक एंटीक अमृत है और इसके जैसे मेरे पास 3000 पिल्स हैं। जिसपे यहाँ फेंगमी उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास इतने ज्यादा हैं तो फिर तुम इन्हें मुझे देने के ऑफर क्यों कर रही हो, तुम चाहे तो इन्हें फेंक सकती हो। अगर तुम इसे इतना भी नहीं कर सकती तो ला तुम ये मुझे दे दो, मैं इसे फेंकने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसपे यहाँ सियार उसे कहती है कि मुझे कमतर समझने की गलती मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। जिसपे फेंगमी उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो यहाँ हम सियार को देखते हैं जो उसे गुदगुदी करने लगती है, जिसपे बेचारा यहाँ फेंगमी गिरते गिरते बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस अमृत को फेंगमी को दे देती है। यहाँ सियार अपने स्पिरिचुअल मैजिक का यूज करते हुए फेंगमी को काफी कूल तरीके से अपने पास लेके आती है और उसे कहती है कि अगर तुम ये 5 एलिमेंट वाला बीस्ट मुझे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम तो ये कर सकते हो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ। अगर मैं तुम्हारी दोस्त बन गई तो इसका मतलब ये है कि मैं इस बीस्ट के साथ जितना चाहूँ उतनी देर तक खेल सकती हूँ और कभी भी इससे मिलने के लिए आ सकती हूँ। वो अपनी इसी आइडिया को सोचते हुए वो यहाँ पे कहती है कि मैं कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ ना और मैं कितनी स्मार्ट हूँ कि मैंने इस तरह का आइडिया सोचा है। जिसमें यहाँ फेंगमी सोच विचार करने लगता है कि इस सियार की इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे मुझे इसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। अब यहाँ फेंगमी ऐसा सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि सियार फिर से अपने मैजिकल मूव का यूज करती है। जिसमें फेंगमी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो। तो यहाँ सियार उसे कहती है जब तुमने मेरा दोस्त बनना एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये एक ऐसा गिफ्ट होता है जिसमें फेंगमी को एक स्पिरिचुअल एनर्जी की टनल जो होती है वो ऊपर उठा लेती है। यहाँ पे फेंगमी उसकी सारी की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके उसके अंदर के जो स्पिरिचुअल रूट्स के मेरिडियंस होते हैं जो किसी भी मैजिशियन के लिए उनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी होता है। ये उन मेरिडियंस में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अब भर जाती है कि यहाँ फेंगमी भी उसे होल्ड नहीं कर पाता। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ तेज लाइटनिंग चमकने लगती है, जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि जल्द से जल्द इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यहीं पे रोक दो। लेकिन यहाँ जो सियार होती है वो वाकई में थोड़ी येड़ी किस्म की फेरी होती है, यहाँ पर नहीं रुकती और जैसे ही वो देखती है कि यहाँ पे जो फेंगमी के मेरिडियंस हैं वो 5 अलग अलग ड्रैगन के शेप में नजर आ रहे हैं, वो फिर से उसे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर देने लगती है। लेकिन यहाँ पासा बिल्कुल उलट हो जाता है। जो यहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब जो सियार होती है वो अपने हैंड को रिमूव ही नहीं कर पा रही होती है। अब उसके अंदर की जितनी भी ज्यादा एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी वो
ड्रैगन्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे मीरो अपेयर होती है, जो फिंगमी को बताती है कि उसके जो 5 ड्रैगन के स्पिरिचुअल रूट्स हैं वो इसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। साथ ही अगर वो इसे रोकने में नाकाम रही तो वो उसके सोल को भी डिवोर कर जाएंगी। इस पे फिंगमी उससे पूछता है कि क्या उसे किसी भी तरह से सेव करने का कोई तरीका है, जिसपे मीरो उसे बताती है कि अगर स्पिरिचुअल रूट्स को दूसरी तरफ टर्न कर लिया जाए, हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगेगी, जो कि यहाँ के 100 मील्स के रेडियस में होगा। अब यहाँ पे मीरो और फिंगमी दोनों ही एक ऐसे स्पेल को कास्ट करते हैं जिससे उसके जो स्पिरिचुअल बॉडी के ड्रैगन्स होते हैं वो एक दूसरे से ही कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि फिंगमी अपने इस स्पिरिचुअल रूट्स के पाथ को दूसरी तरफ टर्न कर पाता, हम देखते हैं कि ये एपिसोड हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी फ्रेंडशिप का ऑफर देते हुए फिंगमी को एक ऐसा गिफ्ट देती है जो कि उसी के लिए ही भारी पड़ जाता है। अब होता ये है कि फिंगमी के जो 5 ड्रैगन के स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं, यहाँ पे वो सियार के स्पिरिट्स को भी डिवोर करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि फिंगमी को इस गिफ्ट के कारण तो काफी ज्यादा लाभ होता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो होती है वो पावरफुल हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो सियार की सोल होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, जिसके कारण वो बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। अब यहाँ फिंगमी उसे हील करने की कोशिश करता है लेकिन उस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह से बचा सकता हूँ, जिसपे वो स्टूपिड सियार यहाँ कह रही होती है कि तुम्हें मेरा दिया हुआ ये वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा और हूँ ना मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस पे फिंगमी उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हें मेरे लिए अपनी सोल को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। जिसपे यहाँ सियार उसी चीज का नाम लेती है, यिन नरिशिंग वुड। ये सुनते ही फिंगमी यहाँ पे चौंक जाता है कि आखिर सियार को यिन नरिशिंग वुड के बारे में कैसे पता है। इस पे सियार उसे बताती है कि उसने उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर ज़ांग की मेमोरी रीड कर ली थी और ये हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर वही होता है जो कि पिछले एपिसोड में मारा गया था। आगे वो बताती है कि उस यिन नरिशिंग वुड में जो 3 पवित्र पेड़ है उनमें से एक व्हाइट सैक्रेड ट्री है, उसी का यूज करके मैं अपनी सोल को नरिश कर सकती हूँ। लेकिन मैंने उस हॉल मास्टर की मेमोरी में ये भी देखा था कि ये जो यिन नरिशिंग वुड है वो स्नो फॉक्स के लीग के अंतर्गत पाया जाता है। ये जो लीग है वो काफी ज्यादा डेंजरस क्लैन है। जिसपे फिंगमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए उस यिन नरिशिंग वुड को कहीं भी ढूंढ लूंगा, चाहे वो किसी भी क्लैन में हो और वो जगह चाहे कितनी भी डेंजरस हो। और यहाँ पे फिंगमी के डायलॉग सुनिए तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ पे वो इस लड़की के साथ किस तरह फ्लर्ट कर रहा है, ये कहते हुए कि चाहे मुझे इसके लिए हजारों शॉर्ट्स ऑफ माउंटेन या आग के दरिया को पार करना पड़े वो भी मैं कर जाऊंगा। आगे ये लोग अपने उसी 5 एलिमेंट बीस्ट पे सवार होते हैं और उस स्नो फॉक्स लीग की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हम यहाँ फिंगमी को देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से सियार को हील करने की कोशिश करता है, जिससे इन दोनों की स्पिरिचुअल स्पिरिट हवा में तैरने लगती है। लेकिन यहाँ फिंगमी उसे हील करने में नाकाम रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि सियार की हालत अब और खराब होती जा रही थी। यहाँ वो उससे इमोशनली कह रही होती है कि उस यिन नरिशिंग वुड को पाने के बाद तुम अपनी सोल को मेरे लिए नरिश कर लेना, क्योंकि तुम्हारी सोल ने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर ली है। आगे यहाँ सियार उससे कह रही होती है कि मेरे लिए यहाँ बचना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उस एंशिएंट बिल्डिंग में मेरी जो स्पिरिट्स थी वो उसकी वॉल के अंदर ट्रैप थी और काफी मुश्किलों के बाद मैंने अपनी ये बॉडी फिर से रीगेन की है। लेकिन अभी के बार मेरी ये सोल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसके चलते मेरे जो अब स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जर्नी है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आगे वो उसे कह रही होती है कि जैसे ये उसके अंतिम शब्द हैं कि आखिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्पस क्या है और लोग इसे क्यों कल्टीवेट करते हैं। इतनी सारी कल्टीवेशन सीरीज को एक्सप्लेन करने के बाद आज मुझे इस चीज का एक्चुअल जवाब मिलता है फिंगमी के द्वारा। वो यहाँ कहता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि आप अपने सफरिंग ऑफ बर्थ या ओल्ड एज या किसी तरह की इलनेस या अपनी मौत पे विजय पा सको। मीन्स की ह्यूमन लाइफ की जितनी भी सफरिंग होती है उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, इन सब सफरिंग्स को ही रिमूव करने के लिए कोई कल्टीवेशन की राह चूज करता है। लेकिन यहाँ फिंगमी बताता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पर्पस है वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे जो बिलव्ड वंस है मैं हमेशा उनके साथ रह पाऊँ, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए, इतना ज्यादा मैं पावरफुल होना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो सिया के बारे में सोच के कहने लगता है कि आखिर वो कब अपनी लाइफ पार्टनर से मिलेगा और पता नहीं सिया अभी क्या कर रही होगी और कैसी होगी।
जिसपे सियार उसे कंसोल करते हुए कहती है कि तुम जरूर मिल पाओगे। आगे वे दोनों उसी स्नो फॉक्स लीक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सियार अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए फिंगमी को ये दिखाती है कि ये जो स्नो फॉक्स अलायंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ के बाहरी इलाके के साथ साथ इसके अंदरूनी इलाके में जाने के लिए भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जगह जगह पे हेवनली गार्ड्स को तैनात किया गया है। बाकी उनकी इस स्पिरिचुअल आई के सीन में हम देखते हैं कि वही दो कपल उस पवित्र पेड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की उस बंदे से कहती है कि आखिर तुम मेरे लिए उस पवित्र पेड़ को कब लाओगे, जिसपे वो बंदा कहता है कि आज की रात परफेक्ट टाइम है कि हम उस पवित्र पेड़ को चुरा लेंगे। इस पे वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर चुराने के बाद यहाँ पे जो इतने सारे गार्ड्स हैं, हम इससे बच करके कैसे यहाँ भाग पाएंगे। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है, बस हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है जिसमें हम उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर जैंग को फ्रेम कर सके। अब उन्हें क्या पता कि वो जैंग तो पहले ही मर चुका है, जिसकी डेड बॉडी भी पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसी वक्त इन कपल्स को ये आभास हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है। आगे यहाँ सीन उसी स्नो फॉक्स की लीग में एक ऐसे एरिया में जाके फोकस करता है जहाँ पे वो इस अलायंस का जो ग्रैंड मास्टर होता है वो कल्टीवेट कर रहा था। ये इस पूरे अलायंस का प्रीस्ट भी होता है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो कैसे फॉक्स क्लैन की फेरी को एज अ गॉडेस के रूप में इस रिल्म में लाना चाहता है। इसके लिए वो उसी नरिशिंग यिन वुड को मीडियम बनाना चाहता है। इससे पहले कि वो जो ग्रैंड लीडर है इनके स्पिरिचुअल आई को डिटेक्ट कर पाता, ये दोनों वापस से वहाँ से आ जाते हैं। बाकी यहाँ फिंगमी सियाह से कह रहा होता है कि उस लीग का जो एक्टिक है उसमें हमने जो एक्सपर्ट को देखा है, अगर हम उससे बच गए तो हम आसानी के साथ उन कपल से पहले ही उस ये नरिशिंग वुड को स्टील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और तुम यहाँ पे रह के रेस्ट करोगी। इस पे सियार उसे कहती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहती, और यहाँ पे वो सचमुच इडियट होती है कि अपनी बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी को भी वो यूज करते हुए फिंगमी के लिए एक ऐसा डिस्गाइड बनाती है कि हूबहू यहाँ पर उसी अल्केमी हॉल ऑफ मास्टर जेंग की तरह लग रहा था, क्योंकि यहाँ फिंगमी को उस स्नो फॉक्स लीग में एंट्री करने के लिए यहाँ वेश बदलने की जरूरत होती है। आगे यहाँ सियार उसे बताती है कि ये आर्ट ऑफ इल्यूजन है, जिसके कारण तुम उस हॉल मास्टर के पूरी हूबहू कॉपी लग रहे हो। इसके साथ साथ मैंने तुम्हारी ऑरा को बिल्कुल उसी के जैसा बना दिया है, जिससे कोई भी नहीं समझ पाएगा कि तुम जैंग नहीं बल्कि कोई और हो। आगे वो भी यहाँ पर उसी आर्ट ऑफ इल्यूजन का यूज करते हुए अपना गेटअप चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वाकई में अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसके कारण वो एक और इल्यूजन नहीं क्रिएट कर पा रही थी। इसमें यहाँ फिंगमी उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी उस हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर के मेमोरी को रीड किया था, जो कि एक नंबर का ठरकी था और तुम्हारी जैसे ही ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मजे करता था। अब यहाँ पे फिंगमी उसे गोद में उठाता है और ये दोनों चल पड़ते हैं उसी स्नो फॉक्स लीग के गेट की तरफ। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये जो एपिसोड है इसका ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। अब यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं ठरक इंसान होता है। लिया वो सियार को अपनी गोद में उठाते हुए उसी स्नो फॉक्स लीग के गेट की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं, जिसपे फिंगमी उन पे चिल्लाते हुए कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं कितने अच्छे कर्म करने जा रहा हूँ और तुम लोग फिर भी मेरा रास्ता रोक रहे हो। जिसमें सियार भी यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के लिए वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो ठरकी कहीं के। अब यहाँ पे वो गार्ड्स भी सोचने लगते हैं कि ये अल्केमी मास्टर तो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज के है, हर बार नई नई लड़कियों को किडनैप करके लाते हैं, इतनी सुंदर लड़कियां आखिर इन्हें मिल कहां से जाती हैं। अब जैसे यहाँ फिंगमी पहरे के एक पड़ाव को पार करके आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वहाँ उसका स्वागत एक दूसरा हॉल मास्टर करता है, जिसका नाम यिन होता है। अब यहाँ पे फिंगमी और सियार आपस में मन में ही कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, जिसमें सियार उसे बताती है कि उसने उस जैंग की मेमोरी में देखा था कि ये जो बंदा है काफी धूर्त और कपटी है, और ये इस स्नो फॉक्स लीग का एक छोटा पादरी है। हमेशा जैंग को अपना राइवल समझता था और उसकी जैंग के साथ कभी नहीं बनती थी, तो तुम यहाँ पे केयरफुल रहना। आगे यहाँ फिंगमी उस हॉल मास्टर की एक्टिंग करते हुए उससे पूछता है उस नरिशिंग यिन वुड का क्या हुआ और क्या सारे अरेंजमेंट्स हो गए उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। जिसपे यहाँ वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि क्या आपको मेरे अरेंजमेंट्स पे कोई शक है। अब यहाँ पे जो सियार होती है वो फिंगमी से कह रही होती है कि तुम इससे इतने सॉफ्टली बात मत करो, कि जो जांग किए था वो काफी ज्यादा रूड था और इससे बहुत बुरा व्यवहार करता था।
अगर तुम इससे सॉफ्टली इस तरह से बात करोगे तो इसे तुम पे शक हो सकता है। अब ये सुनते ही फिंगमी उसे कुत्तों की तरह पीटने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पलटकर जवाब देने की। आगे वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम उसी कपल में से उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ उस दूसरे बंदे यिन से पूछ रही होती है कि आखिर वो जांग के यहाँ पे क्यों नहीं आया अब तक, क्या वो अब तक उस फॉरेस्ट में ही अटका है। कि तभी वहाँ पर फिंगमी आ जाता है जो अब भी यहाँ पे सियार को अपनी गोद में लिए हुए था। कि तभी यहाँ सियार फिंगमी को बताती है कि ये इस लड़की का नाम बीजू है। ये भी जैंग के हर एक विचार से सहमत नहीं होती थी, ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, इसलिए तुम इससे भी यहाँ सॉफ्टली बात नहीं करना। अब यहाँ पे जो फिंगमी होता है वो इस लड़के से यहाँ कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे पीठ के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही हो, और हम तीनों ही यहाँ पे हॉल मास्टर है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ लेट क्या हो गया, तुम तो मेरे खिलाफ यहाँ पे बुराइयां कर रही हो, वो भी बड़े प्रीस्ट को। जिसपे वो लड़की बीजू यहाँ पे फिंगमी से कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि आज का ही वो बड़ा दिन है जहाँ हमें वो सेक्रीफाइस का रिचुअल परफॉर्म करना है उस जिबाओ पैविलियन में, जहाँ पे हम तीनों हॉल मास्टर का एक साथ ही उस बड़े प्रीस्ट के सामने उपस्थित होना जरूरी है। साथ ही तुम वो जो गोल्डन तलिस्मान गए थे वहाँ की सिचुएशन का पता लगाने, तुम तो वहीं स्टक हो गए। जिसपे यहाँ फिंगमी उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात थी तो क्यों नहीं मुझे सेक्ट के लीडर ने इस बात के लिए पर्सनली खबर क्यों नहीं किया। जिसपे वो लड़की यहाँ फिंगमी से कहती है कि जब ऐसे ही बात है तो फिर ठीक है, मैं सेक्ट के लीडर यानी बड़े प्रीस्ट को ही यहाँ भेज देती हूँ तुमसे ये बात करने। वैसा कहते हुए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में कुछ छिपा लिया था जिसके बारे में फिंगमी को यहाँ पता था। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने जो न्यू सीरीज आज ही स्टार्ट की है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये सीरीज वाकई में अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप इसे खुद देखें और फिर ये जज करें कि ये वाकई में वर्थ इट है कि नहीं। अब आगे यहाँ फिंगमी सियार को हील करने लगता है कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है तो हॉल मास्टर जैंग के लिए कुछ भेंट लाया होता है। अब यहाँ ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि फिंगमी ने यहाँ अपने वेश को चेंज नहीं किया था। जैसे वो सर्वेंट इन्हें देखता है यहाँ वे दोनों ऑकवर्ड पोजीशन में होने का नाटक करते हैं। यहाँ फिंगमी उस सर्वेंट पे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं मेरे मूड को खराब करने के लिए। इस पे वो सर्वेंट वहाँ डर के मारे माफिया मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तो आपकी पिछले मंथ की सैलरी देने के लिए यहाँ आया था और ये भी इन्फॉर्म करने आया था कि अब सारे एल्डर्स उस जिबाओ पैविलियन में गैदर होंगे ताकि वो उस सेक्रीफाइस रिचुअल को कर सके। अब ये सेक्रीफाइस रिचुअल उसी फॉक्स फेरी के लिए होता है जिसकी इस रोल में आने के लिए उस नरिशिंग यिन वुड के सैक्रेड ट्रीज को मीडियम बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे जो फिंगमी होता है वो उस जैंग की प्रीवियस सैलरी को तो अपने पास रख लेता है। इसमें यहाँ सियार फिंगमी से पूछती है तुम वाकई में इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, इसका क्या कारण है कि तुम्हारे आइडेंटिटी रिवील हो जाती इसलिए, या वाकई में तुम्हारा मूड खराब हो चुका था कि हमारे बीच के उस रोमांस को उस बंदे ने आके डिस्टर्ब कर लिया इसलिए तो नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये लड़की मरने वाली होती है लेकिन यहाँ पे इसकी फ्लर्टनेस तो वाकई में कमाल की होती है। अब की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उसे चुरा सके। अब यहाँ फिंगमी को उस ट्रेजर की दो कारणों से जरूरत होती है। एक तो पहला वो सियार के सोल को नरिश करना चाहता था और दूसरा उसे अपने रिल में वापस जाना था। इसके लिए उसे वही ये नरिशिंग वुड की तलाश थी। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू भी ये देखते हैं कि वो जो स्नो फॉक्स अलायंस होती है वो खुद अपनी इन तीनों पवित्र पेड़ों का यूज करते हुए एक ईवल रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे जिनके उन्होंने काफी पहले से तैयारी की होती है, और इसके लिए उस जुबाओ पैविलियन पे उन्होंने काफी सख्त पहरा लगाया होता है। लेकिन यहाँ इनके ही सेक्ट में कुछ दाल में काला होता है क्योंकि इनके ही दो जो हॉल मास्टर होते हैं वो खुद भी इनके पवित्र पेड़ को चुराना चाहते थे, इसीलिए ये लोग भी यही डिसाइड करते हैं कि वो उस पवित्र पेड़ को आज ही की रात चुरा लेंगे और सारा का सारा इल्जाम उस हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर जांग पे डाल देंगे। अब इतने में जब सभी लोग उस पे फोकस करेंगे तो वो उस ट्रेजर को लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर तो पहले से ही मारा जा चुका है और जो उनके सेक्ट ये बहरूपिया बन के आया है वो और कोई नहीं बल्कि फिंगमी है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ हमें उसी कपल में से एक बंदे को दिखाया जाता है जो उस जुबाओ पैविलियन की तरह जा रहा था। अब चूंकि वो उसका ही सेक्ट होता है इसीलिए उसे कहाँ कहाँ गार्ड्स तैनात है इसके बारे में पता होता है, क्योंकि वो पैविलियन एक फॉरबिडन एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ सोवेरियन यानी उस सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के द्वारा दिया गया टोकन के ही जरिए वो गेट को रीओपन कर सकते हैं। अब यहाँ वो बंदा इस चीज को जानता है,
इसीलिए उसने पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर दी थी और एक खास तरह के बीट का यूज़ करता है जो कि उसके बहुत पहले मास्टर ने उसे दिया था, और इसी बीट का यूज़ करते ही वो उस ट्रेजर पैविलियन के अंदर घुस जाता है। लेकिन हम यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं कि उसका आधा शरीर तो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पाँव अंदर लेने में नाकाम रहता है उसी वक्त यहाँ ग्रैंड मास्टर को एक सिग्नल मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने जबरदस्ती जुबाब पैविलियन में घुसपैठ किया है। इस बात से वो आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था और ऐसा करना मतलब उनके उस रिचुअल में बाधा डालना है। अब वो बंदा यहाँ जैसे तैसे उस पैविलियन में इंटर तो कर जाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो आसपास के पौधे होते हैं, जैसे ही वो उनके सेंटर में आता है वहाँ पर एक मैकेनिकल एरे ओपन हो जाता है। अब इंडीड तो ऐसा होने ही वाला होता है क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजर रखा है और जो उसे लेने के लिए आएगा वहाँ उसे कई सारे बाधाएं तो पार करनी ही होंगी, इवन कि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। अब इस फॉर्मेशन में वो बंदा तो फंस ही जाता है और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे दो ऐसे मैकेनिकल रोबोट पपेट आ जाते हैं जिनके पास कोई वेपन नहीं होता और यहाँ वो मात्र अपने पंचेस से उस बंदे से फाइट कर रहे होते हैं। अब ये उनकी फाइट ना काफ़ी ज़्यादा विचित्र किस्म की होती है। एक रोबोट उस बंदे को पकड़ लेता है और दूसरा रोबोट उसमें जो चमाटे मारता है जिससे उसकी हालत खस्ता हो जाती है, लेकिन यहाँ फिर भी वो अपने पावर का यूज़ करके उनकी जकड़न से अपने आप को बचा लेता है। यहाँ वो उन पपेट्स को ललकार रहा होता है ये कहते हुए कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह से मारने की कैसे हिम्मत की है, अब मैं तुम्हें देखो मैं यहाँ कैसे किल करता हूँ। अब इतना उसके कहने की देर होती है कि हम देखते हैं उन रोबोट्स पपेट को कि उसे पैरों से उठाते हुए जोरदार घुमाते हुए जो उसकी कुटाई करते हैं। ये काफ़ी फनी सीन होता है देखने में। ये दोनों उस बंदे से यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं फेंगमी को जो यहाँ सीआर के साथ पहुँच चुका होता है उसी जुबाब पैविलियन के बाहर, और यहाँ ये लोग अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं जहाँ पे सीआर बहुत ही प्यार से उसे बोल रही होती है कि उसने इस तरह के पैविलियन को आज तक नहीं देखा है और उसे लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रेजर्स होंगे, तो क्या तुम मुझे इसके अंदर नहीं दिखाओगे। जिस पे फेंगमी उसे यहाँ कहता है कि अरे मैं यहाँ पे हॉल मास्टर हूँ और मेरे होते हुए यहाँ किसी की मजाल जो तुम्हें इसके अंदर जाने से रोक ले, अभी मैं तुम्हें इसके अंदर ले जाकर इसके सारे के सारे ट्रेजर्स को दिखाता हूँ। आगे फेंगमी उन गार्ड से कहता है कि अरे सुनो, तुमने सुना नहीं कि मेरी बेबी ने क्या कहा, इस पैविलियन के डोर को ओपन करो। कि तभी सीआर को हम देखते हैं कि वो अब भी अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अगर तुम इसके अंदर के रखे हुए ट्रेजर्स को मुझे नहीं दिखाओगे ना तो आज ही हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, सुन लो। जिसपे वो गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है कि सिर्फ यहाँ के सेक्ट के ग्रैंड मास्टर के दिए हुए टोकन द्वारा ही हम ये पैविलियन को ओपन कर सकते हैं, और चाहे जो कोई भी बिना उनके टोकन के अंदर जाने की कोशिश करेगा उसे घुसपैठ ही कहा जाएगा। जिसमें यहाँ पे सीआर अब फेंगमी से कहने लगती है कि मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हो गई, तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ के हॉल मास्टर हो और ये लोग तुम्हें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। इस पे फेंगमी उस गार्ड का गला दबोचते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं, तुम खड़े खड़े मेरी यहाँ बेइज्जती करवा रहे हो, जल्द से जल्द इस गेट को ओपन करो। आगे फेंगमी उसे गलती में ये कह बैठता है कि मैं यहाँ जब पहली बार आया था तो क्या मुझे टोकन की जरूरत पड़ी थी, जिससे वो गार्ड यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये हॉल मास्टर जैंग नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उस टोकन के बिना इस पैविलियन के अंदर आने की हिम्मत नहीं की है, तो जरूर ये कोई और है जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर के भेष में है। अब यहाँ फेंगमी अपना ट्रू फेस रिवील करता है उनसे ये कहते हुए कि ज़्यादा क्लेवर होना भी तुम्हें मौत की कगार पे पहुंचा सकता है। अब ये दोनों गार्ड्स यहाँ पे फेंगमी पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन फेंगमी आसानी से उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ उन्हें तुरंत ही हरा देता है और वो यहाँ सीआर से अब आगे बढ़ने को कहता है कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम जुबाब पैविलियन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हम उस बंदे को देखते हैं कि जैसे तैसे करके वो उन रोबोट पपेट से छुटकारा पा जाता है और अब वो अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्लेम बर्ड अपीयर होती है जो एक तरह से उन पवित्र पेड़ों की रक्षा करने के लिए वेपन मॉन्स्टर होती हैं। अब यहाँ पे हम उस बर्ड को देखते हैं जो काफ़ी अजीब सी आवाज़ में यहाँ उससे कहती है कि 1000 साल बीत चुके हैं और अब तक कोई भी नहीं यहाँ पे आया घुसपैठ करने को, और आज जबकि कोई यहाँ पे आया है तो मेरे लिए ये अच्छा टाइम पास हो जाएगा। अब आगे वो फ्लेम बर्ड जो होती है वो अपने मुंह से गोल्डन फ्रूट उगल रही होती है जो कि एक तरह का फायर बॉल होता है। अब यहाँ उस फ्लेम बर्ड के लगातार अटैक्स को तो डॉज कर ही रहा होता है वो बंदा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बड़ी सी फायर वेव उसके ऊपर गिरती है और सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है।
कि तभी इधर हम फिंगमी को देखते हैं जिसके लिए कोई भी दरवाज़ा तोड़ना नामुमकिन नहीं और वो उस जुबाओ पैविलियन में आसानी से एंट्री कर लेता है। और यहाँ फिंगमी ये सोच करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रहा था क्योंकि वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे अब तक किसी भी तरह के ऑप्टिकल्स नहीं मिल रहे थे, जो कि पहले ही उस बंदे ने यहाँ सारे ऑप्टिकल्स पार कर लिए थे। यहाँ फिंगमी सोचता है कि इस जुबाओ पैविलियन में तो काफ़ी मैंने रूमर सुना है कि इसके एक एक कदम पे ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें पार करने के लिए इंसान को मौत के कगार पे पहुंचना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि वो सारे रूमर्स फेक थी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यहाँ सियार उसे कहती है कि हो सकता है कि कई हजार साल बीत चुके हैं, इसीलिए यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो डिसरिपेयर हो चुका होगा। कि तभी यहाँ फिंगमी दूसरे स्टेज पे पहुंचता है और यहाँ उसे वही फ्लेम बर्ड दिखता है जो कि अब अधमरी हालत में पड़ा था। सियार यहाँ उसे काफी देख के डर जाती है, जिसपे फिंगमी उसे कहता है कि यहाँ पहले ही कोई आ चुका है जिसने इस बर्ड की ऐसी हालत की है, लेकिन डरो नहीं, ये पूरी तरह से इसकी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और इसमें अब इतनी ज्यादा एनर्जी कम हो चुकी है कि ये एक माचिस की तीली के बराबर भी आग को जनरेट नहीं कर सकता। कि तभी वो बर्ड अपने मुंह से यहाँ आखिरी शब्द निकालता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वो खुद वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते ही राख बन जाता है। अब यहाँ फिंगमी उसके पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे पहुंच जाता है कि तभी हमें वहाँ उनका वो स्पिरिचुअल मंदिर नजर आता है जहाँ पे वो लोग कल उसी रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। यहाँ पे हमें उस स्नो फेरी के एक बड़े से स्टैचू को दिखाया जाता है जिसमें 9 टेल्स होते हैं और ये जो 9 टेल्स वाला फॉक्स होता है वो चाइनीज लोक कथा की बहुत ही पुराने मॉन्स्टर्स में से एक है जो कि इंसानों का ब्लड पीता था और उसी 9 टेल में उसकी 9 जिंदगियां बसती थी। लेकिन गाइस, इससे पहले कि हमारे ये एपिसोड आगे बढ़ पाता, यहाँ पे ये पार्ट यहीं फिनिश होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैं उस ट्रेजर पैविलियन के नेक्स्ट पड़ाव पे जाता है जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखती है और वो बंदा भी वहाँ पहुँच चुका होता है जो उसी स्टैचू के सामने उस येन नरिशिंग वुड को जैसे ही हाथ लगाने जाता है हम देखते हैं कि उसे एक जोरदार शॉक लगता है क्योंकि यहाँ भी उसके लिए एक खास तरह की शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया था। जैसे ही वो शील्ड को लगातार अटैक करते हुए वो बंदर तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ फिंगमी भी आ जाता है और यहाँ उसका प्लान ये होता है कि वो इस येन नरिशिंग वुड को चुरा लेगा और इसका इल्जाम उसी हॉल ऑफ मास्टर पे लगाएगा। तभी वहाँ पे फिंगमी आ जाता है और ये बंदा उन्हें देख करके समझ जाता है कि इस लड़की के साथ तो हॉल मास्टर था, मतलब वो हॉल मास्टर यहाँ मारा जा चुका है और उसी के वेश में यहाँ पे कोई और आ चुका है। अब यहाँ पे वो बंदा बहुत ही बचकाना सा सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे फिंगमी उससे कहता है कि लो देख लो, खुद चोर हो करके हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि हम तो चलो बाहर से आए हैं इस ट्रेजर को चुराने के लिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर अपनी ही खाई हुई थाली में छेद कर रहे हो। अब उनकी ये बहस जारी ही होती है कि तभी हम देखते हैं कि इन सब चीजों का पता ग्रैंड मास्टर को पहले से ही हो चुका होता है। वहाँ पे जो स्टैचू होती है उसकी जो 9 टेल होती है वहाँ से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसी की एनर्जी में हम वहाँ के ग्रैंड मास्टर को अपेयर होता हुआ देखते हैं जो आते हैं यहाँ अपने ही बंदे को धर दबोचते हैं उससे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र पेड़ को चुराने की, आज मैं तुम्हें यहाँ ऐसा क्रश करूंगा कि तुम्हारी राख भी नजर नहीं आएगी। यहाँ पे वो बंदा ग्रैंड मास्टर से दया की भीख मांगने लगता है और इस भीख में उसे एक जोरदार उस पे अटैक पड़ता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और यहाँ फिंगमी का खेल शुरू होता है। यहाँ वो उसी बंदे से कहने लगता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रदर कि ये स्नो फॉक्स अलायंस कभी आपका अपना नहीं हो सकता, तो आपने जितनी यहाँ मेहनत की थी उसका ये लोग आपको यही सिला दे रहे हैं। और यहाँ फिंगमी ऐसी चाल चलता है कि उसी बंदे को अपना रिलेटिव बता रहा था, इसके वो उसी के कहने पे यहाँ पर मिल करके उस येन नरिशिंग वुड की चोरी करने आया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ग्रैंड मास्टर होता है अपने सारे डिसिपल्स को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि जो यहाँ का चोर है उस पे बिना किए कोई दया किए इतना मारा जाए कि वो यहीं मर जाए। अब वहाँ के जो डिसिपल्स होते हैं वो उस बंदे के साथ साथ यहाँ फिंगमी और सियार को भी मारने के लिए टूट पड़ते हैं। वह लगातार इन पे अटैक किए जाने के कारण ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ पे अब फिंगमी का सामना उसी सेक्ट के ग्रैंड लीडर से होता है जो कि यहाँ उसका पर्सनली वेट कर रहा होता है ताकि वो अपने हाथों से इसे मार पाए। यहाँ वो अपने शानदार मूव का इस्तेमाल करता है जिसे फिंगमी आसानी से डॉज कर लेता है। आगे वो सेक्ट लीडर अपने अगले स्किल का यूज करता है और इस स्किल वाले वेपन को उसी स्नो फॉक्स फेरी ने दिया होता है। तब ये लोग इस वर्ल्ड में उसे लाने के लिए उसकी आराधना कर रहे होते हैं। यहाँ वो सेक्ट लीडर इसी वेपन का यूज करता है जिससे फिंगमी अपने फैन वाले वेपन से उसके इस अटैक को आसानी से नलीफाई कर देता है।
लेकिन आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे उस सेक्ट लीडर के अटैक्स फिंगमी पे हल्के पड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने हुक में केके को निकालता है, जो कि उसी वेपन के अंदर से वही 9 टेल वाला फॉक्स बाहर निकलता है। इसकी स्पिरिट काफी विशाल होती है और वो अपीयर होती ही यहाँ फिंगमी पे अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ फिंगमी के जो वेपन्स होते हैं वो भी इस 9 टेल वाले स्पिरिट पे कोई असर नहीं करते, जिससे वो अपने शॉट से एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉर्मेशन के क्रिएट करते ही उसमें से हजारों शॉट्स बाहर निकलते हैं, तो लगातार उस 9 टेल वाले स्पिरिट पे अटैक करते हैं। अब यहाँ इन अटैक्स के कारण वो जो स्पिरिट होता है पहले तो श्रिंक हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी फिंगमी अपना वही सोल ईटर बीस्ट को समन करता है, और इस सोल ईटर बीस्ट को तो हमने काफी दिनों के बाद देखा था, जिसमें फिंगमी उन सारे व्यक्तियों की आत्माओं को स्टोर करके रखता था जो उससे फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा पावरफुल थे, और इसी बीस्ट का शक्तियों का इस्तेमाल वो अपने आगे की कल्टीवेशन में करता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो सोल ईटर बीस्ट होता है वो उस 9 टेल वाले स्पिरिट की आत्मा को डिवोर कर लेता है, जिससे वो जो स्पिरिट होती है वो अपने सेक्ट लीडर के पास जाने से रह जाती है। अब यहाँ जो सेक्ट लीडर होता है इस बात से हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर ये फिंगमी ऐसा कैसे कर सकता है, इसने मेरी इतनी कड़ी सालों की मेहनत को पल भर में ही नष्ट कर दिया। आगे फिंगमी अपने शॉट से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सेक्ट लीडर अपने उसी वेपन का यूज करके इसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर यहाँ पे एक लंबी चौड़ी डायलॉग के साथ आगे बढ़ता है फिंगमी की जान लेने के लिए, कि तभी हम फिंगमी के मस्त डायलॉग को सुनते हैं कि अभी मैं तो तुम्हारी ही जान ले लेता हूँ, फिर तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में सोचते रहना कि तुमने मेरी जान कैसे लेनी है। यहाँ पे फिंगमी अपने सबसे पावरफुल वेपन उसी रोंगयान वेपन को एक्टिवेट करता है, और यहाँ मात्र उसके एक अटैक से ही वो सेक्ट लीडर वही नीचे गिर जाता है। हम जानेंगे कि अब उस सेक्ट के लीडर को यहाँ फिंगमी हरा चुका होता है, और अब उसके यिन नरिशिंग वुड को हासिल करने में अब फिंगमी को 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। तो क्या फिंगमी उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद अपने रोल में वापस जा सकेगा? अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 7 एक एपिसोड को शुरू होता हुआ देखते हैं कि जहां वो सेक्ट लीडर जो होते हैं वो वापस से फिर उठ खड़े होते हैं, और यहाँ पे वो फिंगमी से कहते हैं कि अब मैं देखो तुम्हें अपने ब्लड स्लेव्स के द्वारा कैसे मरवाता हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो ब्लड स्लेव वही होते हैं जिन्हें ये जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने बंदों की आत्माओं की बलि देगा उसी स्नो फॉक्स फेरी को, ताकि इस ह्यूमन रियल्म में यहाँ पे वो इंटर कर सके। अब इसके लिए वो सेक्ट लीडर फिर से अपने वेपन का इस्तेमाल कर देता है और फिंगमी को वहीं पे रोक लेता है, और आगे वो उन्हें मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है, जिससे वो ये नरिशिंग वुड हवा में फ्लोट होने लगती है, और यहाँ उसका रिचुअल शुरू हो जाता है। कि इसी दौरान हम देखते हैं कि एक और हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर जो होती हैं वो यहाँ उस बंदे को बचाने आ जाती है जो कि सबसे पहले उस यिन वुड को चोरी करने आया था, और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनका अफेयर चालू था। यहाँ वो जो बंदा होता है अपनी छुपी छुपाई गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बचा लो, जिसपे वो जो लड़की होती है उसे कहती है कि मुझे यहाँ अपने घोस्टेज बनाने का प्रिटेंड करो, और उसके कहे के अनुसार वो उसे ऐसा ही कहता है और बाकियों को धमकी देता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी इस एल्केमी मास्टर को यहीं मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब आगे हम इसी दौरान उस सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि अपना रिचुअल वहाँ परफॉर्म कर रहा था। आगे वो स्नो फॉक्स इमॉर्टल के डिसेंडेंट्स को इस ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए समन करता है, जिसपे वो स्नो फॉक्स फेरी जो होती है वो सेक्ट लीडर पे अब गुस्सा होते हुए कहती है कि इस ये नरिशिंग वुड के जो न्यूट्रिशंस है वो इसके लिए एक वेस्ट है, क्योंकि अब इसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो इस वर्ल्ड में आने के लिए एज अ पोर्टल उसे यूज कर सके, और अब वो इस गलती के लिए इस सेक्ट के किसी भी मेंबर्स को नहीं छोड़ेंगी। आगे हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी उस स्टैचू से निकलती है जो वहाँ के जो बचे खुचे डिसिपल्स होते हैं उन्हें अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं, जिससे वो मर रहे होते हैं और यहाँ अपने सेक्ट लीडर से आग्रह करते हैं कि हमें किसी भी तरह से बचा लो। इस पे वो सेक्ट लीडर यहाँ उनसे कहता है कि हमें हमेशा विश्वास था कि वो स्नो फॉक्स फेरी इस दुनिया में जरूर आएंगी, तो क्या तुम लोग उसके आने के लिए थोड़ी सी यहाँ कुर्बानी नहीं दे सकते? आगे वो उससे कहता है कि तुम लोगों को उस स्नो फॉक्स फेरी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही होगा। अब हम देखते हैं कि उस स्टैचू से एक स्पिरिचुअल फॉक्स बाहर आता है जो कि इन सब की आत्माओं को अपने अंदर डिवोर कर लेता है। आगे वो सेक्ट लीडर यहाँ फिंगमी से कहने लगता है कि जबकि उसने अब ये स्नो फॉक्स फेरी के स्पिरिचुअल फॉक्स को इस वर्ल्ड में इंटर कर लिया है और अब हम दोनों मिल करके तुम्हें साथ में हराएंगे। जिसपे फिंगमी उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम दोनों ही मिल करके उस नर्क में वापस से जाओगे।
अब आगे हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट फॉक्स होती है वो फिंगमी पे लगातार अटैक करने लगती है, जिसके अटैक्स को डॉज करता हुआ फिंगमी यहाँ सियार से कहता है कि मैं इन सब से फाइट करता हूँ, तब तक तुम वो जो ये नरिशिंग वुड है उसे वहाँ से कैप्चर करने का चांस ढूंढ लेना। इतने में हम देखते हैं कि वो जो डिसेबल्स की बॉडी पड़ी होती है वो यहाँ पे एक अजीब तरह से रिएक्ट कर लेती है, जैसे कि कोई इविल स्पिरिट उन पे हावी हो गई हो और वो किसी के पोजीशन में अब आ चुके थे। यहाँ पे वो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह फिंगमी पे अटैक करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फिंगमी अपने उसी सन शूटिंग तलिस्मान का यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक बो अपेयर होती है और इसी बो का यूज करके वो एक ही शूट में जिसमें से निकलते हुए लगा 3 तीरों से वो जो बचे कुटे डिसेबल्स होते हैं उन पे अटैक होता है और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहीं उनके अंदर जो इविल स्पिरिट होती है वो हवा में डिसअपियर हो जाती है। इतने में जो सियार होती है वो ये नरिशिंग वुड को भी हासिल कर लेती है। ये देखते हुए जो सेक्ट लीडर होता है वो अपने उसी स्पिरिट फॉक्स से सियार पे अटैक करता है, जिसपे सियार वहीं पे घायल होते हुए गिर जाती है। अब जैसे ही वो अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है, यहाँ फिंगमी एक शील्ड क्रिएट करता है और सियार को और खुद को उस अटैक से बचा लेता है, जिसमें यहाँ सियार उसे कहती है कि जल्द से जल्द इस ये नरिशिंग वुड को यहाँ से लेकर के चले जाओ। अब यहाँ फिंगमी एक जेंटलमैन होता है, वो कैसे किसी लड़की को इस तरह से यहाँ अकेला छोड़ सकता था, इसीलिए वो उससे कहता है वो फिंगमी के स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करके यहाँ से जल्द निकल जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। और रही बात इस सेक्ट लीडर की, तो वो यहाँ इनसे फाइट कर लेगा और आगे फिंगमी अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बाद में सियार को ढूंढ लेगा और उसके पास पहुंच जाएगा, जिसमें यहाँ सियार उसे कहती है कि वो उसका वो शांत सेटिंग में इंतजार करेगी। अब इनकी इस कॉन्वर्सेशन को वो सेक्ट लीडर सुन लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। अब ऐसा कहते हुए वो अपने वेपन का यूज करता है, जिससे उसके जो स्पिरिचुअल फॉक्स की एबिलिटी है उस फायर को जनरेट करने की वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे अब फिंगमी का जो शील्ड होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि फिंगमी के मर्तबान से वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपेयर होता है और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और इससे पहले कि वो शील्ड टूट पाती, यहाँ पे वो बीस्ट सियार को लेकर के उस पोर्टल के थ्रू कहीं और चला जाता है। कि तभी वो जो शील्ड होता है वो भी क्रैक हो जाता है और फिंगमी के ऊपर उस स्पिरिचुअल फॉक्स की बीम पड़ रही होती है, जिससे फिंगमी भी यहाँ मैनिपुलेट होना शुरू हो जाता है और वो अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती है और यहाँ उसे ब्रदर सू भी दिखता है, जो उसे लगातार बस यही बात कह रहा होता है कि अब पता चला कि मेरा दर्द क्या था, क्योंकि यहाँ ब्रदर सू को भी एक इवल स्पिरिट ने पॉजेस कर लिया था। लास्टली वो उससे लड़ नहीं पाता और एक इवल स्पिरिट ही बन जाता है। अब यहाँ फिंगमी को पता चलता है कि अगर कोई इस तरह की इवल स्पिरिट के पोजीशन में आ जाए तो ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं हम देखते हैं कि फिंगमी को अब अलग अलग इल्यूजन्स दिखाई दे रहे होते हैं। अब यहाँ उसका माइंड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला होता है। यहाँ उसे अपनी प्रीवियस मेमोरी याद आती है, जहाँ उसने सिया के साथ बहुत ही अच्छी मेमोरी स्पेंड की होती है और यहाँ फिंगमी को लगातार सिया की आवाज सुनाई दे रही होती है कि किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई या बुराई उसके अंदर ही होती है, लेकिन उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी राह चुने, क्योंकि गॉड ऑफ इविल एंड गुड एंड डेमंस जो होते हैं वो सभी के माइंड के अंदर होते हैं। यहाँ फिंगमी को उसके अब तक के सारे सपोर्टिव मेंबर्स दिखते हैं, जिन्होंने फिंगमी का अब तक इस जर्नी में साथ दिया था और काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। यहाँ सभी उसे चेयर कर रहे होते हैं, बस यही बात कहते हुए कि हमेशा अपने दिल की सुनना, वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। यहाँ उसे सभी एक ही बात कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस को कोई इवल स्पिरिट पॉजेस नहीं कर सकती। अब यहाँ फिंगमी एक्चुअल रियल में वापस आता है और उस सेक्ट लीडर से कहता है कि स्पिरिचुअल पावर्स जो होती है वो यिन और यांग से ओरिजिनेट होती है और ये हेवन और अर्थ ही होते हैं जो गुड और इविल में अंतर पैदा करते हैं। इसलिए मैं अपने हार्ट की सुनूंगा और तुम्हारी इस इविल पोजीशन से बाहर आ जाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि फिंगमी अपनी पूरी स्पिरिचुअल रूट्स की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसके उस पोजीशन से बाहर आने की कोशिश करता है। आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है फाइट के दौरान यहाँ पे चांस पाते ही यार जो होती है वो यिन नरिशिंग वुड के एक पवित्र पेड़ को वहाँ से उठा लेती है। अब ये देखती है वो जो फॉक्स स्पिरिट होती है यहाँ उन दोनों पे हमला करती है, जिसे फिंगमी अपने शील्ड से बचा लेता है। आगे फिंगमी अपने बीस्ट का यूज करती है सियार को उस यिन नरिशिंग वुड को लेकर के यहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे सियार उसे ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो उसका वो शांत सिटी में इंतजार करेगी। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और उस फॉक्स स्पिरिट की जो इवल वेव्स होती हैं वो फिंगमी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इससे फिंगमी को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और उसे उन सब की स्पिरिट्स दिखाई देने लगती हैं।
यहाँ उसे अच्छी बुरी सभी आत्माएं दिखती हैं जो कि उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ जो फिंगमी के अब तक जितने भी सपोर्टर्स रहते हैं यहाँ उसका मनोबल बढ़ाते हैं, ये कहते हुए कि हर एक के माइंड में अच्छाई के साथ साथ बुराई होती है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी राह को चूज करें। फिंगमी यहाँ सिया के साथ बिताए हुए अपने अच्छे टाइम को याद करता है और अब हम उसे देखते हैं कि वो उस ईवल पोजीशन से बाहर आ जाता है कि अब उसके जो 5 ड्रैगन की स्पिरिचुअल रूट्स की पावर जो होती है वो अब एक्टिवेट होती ही उस जगह पे इतनी जोर का ब्लास्ट होता है कि उसकी इस स्पिरिचुअल एनर्जी से वो जो स्पिरिट फॉक्स होता है वो भी पीछे हट जाता है। अब यहाँ वो जो सेक्ट लीडर होता है वो ये समझ जाता है कि जब ये बंदा मेरे इस इवल पोजीशन से बाहर आ सकता है तो ये बहुत खतरनाक है भाई, हमें तो मार ही डालेगा। इसलिए वो अब अपने उस फॉक्स स्पिरिट के साथ वहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिंगमी उसे जाने कहाँ देने वाला था। हम यहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा थंडर टर्बुलेंस ऑकर हो जाता है क्योंकि वो लोग जहाँ भी भाग रहे होते हैं उनका पीछा कर ही रही होती है। यहाँ फिंगमी उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे इस तरह ऑफेंड करके यहाँ ऐसे बच के भाग थोड़ी ना सकते हो। अब उसके इस थंडर टर्बुलेंस को देख के वो जो सेक्ट लीडर होता है वो तो हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि आज तक उसने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं देखा था जो कि ची गैदरिंग के स्टेट पे होने के बावजूद इस तरह के थंडर टर्बुलेंस के डिजास्टर को ऑकर कर सके। अब ऐसा कहती ही वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि ये जो फिनोमिना था वो नेचर के अगेंस्ट था और जो बंदा इसे करेगा उसकी लाइफ बहुत ही कम होगी। मीन्स कि ऐसा करते ही उसकी खुद की लाइफ हो से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पे यहाँ फिंगमी से जवाब देता है कि तुम इस मामले में गलत हो क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होने ही वाला था, इसलिए मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया कि मैं एक इमॉर्टल बन पाऊं। क्योंकि कल्टीवेशन का मतलब ही होता है कि उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना जो आपकी सारी बॉडी के लिमिटेशन को पार कर दे, और हमारी इस बॉडी के लिमिटेशन में डेथ भी शामिल है। इसीलिए तो ये जो इमॉर्टलिटी है वो इस डेथ से परे है। आगे हम देखते हैं कि उस ठंडा टर्बुलेंस से निकलने वाली एक जोरदार लाइटनिंग जो होती है वो फिंगमी पे पड़ती है जिसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे उस टर्बुलेंस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स जैसी एनर्जी निकलने लगती है जो उस पूरे एरिया पे गिरने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो दोनों कपल्स वहाँ से बच के भाग रहे होते हैं उनमें से जो वो बंदा होता है उसके ऊपर बिजली के झटके गिरते ही वो वहीं मारा जाता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वहाँ से बच के भाग निकलती है ये कहते हुए कि वो अपने इस बॉयफ्रेंड की मौत का बदला उससे जरूर लेकर रहेगी। आगे हम देखते हैं कि अब उस बिजली के झटके उस सेक्ट लीडर के ऊपर भी गिर रहे होते हैं जिससे लाख बचने की वो कोशिश करता है, लेकिन यहाँ फिंगमी के एक अटैक से ही ये झटका उसके ऊपर जा गिरता है जिससे वो सेक्ट लीडर वहीं पे मारा जाता है। और अब हम यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जहाँ पे एक फीनिक्स बर्ड अपीयर होती है और यही फीनिक्स बर्ड यहाँ फिंगमी की सवारी बनती है। अब फिंगमी वापस से उसी जुबाओ पेविलियन के अंदर आता है जहाँ वो ये डिसाइड कर लेता है कि ये जो स्नो फॉक्स फेरी है वो कभी भी ह्यूमन रिल्म में नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये एक डेमन क्लैन है जो कि यहाँ आते ही हमारी इस पूरी वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लेगी। जिसपे वो जो बड़ी सी स्टैचू है यहाँ फिंगमी से कहने लगती है कि वो उन तीनों रिल्म्स आपस में जरूर लड़ेंगे और ये टाइम बहुत जल्द ही आने वाला है और सभी एक दूसरे से अपार शक्तियों के लिए फाइट करेंगे। और तुम जो ये सोचते हो कि जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, तुम्हारा ये एरोगेंट भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिसपे फिंगमी यहाँ पर उसे ये जवाब देता है कि ऑल्दो चाहे 10 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे लोग आ जाएं, मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं अपने इस ह्यूमन रिल्म को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब ये कहते ही वो उस बड़े से स्टैचू को वहीं 2 हिस्सों में कट कर देता है। इससे वो स्टैचू तो वहाँ तबाह हो जाती है, लेकिन जाते जाते वो फिंगमी को वार्निंग दे जाती है कि हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अब यहाँ फिंगमी अपनी अगली जर्नी के लिए आगे बढ़ता है जहाँ हम देखते हैं कि 2 सुपर नेचुरल पावर्स उसे जाते हुए देख रहे थे और यहाँ फिंगमी द्वारा वो क्रिएट किए गए उस भयानक फिनोमिना को देखते ही वो समझ जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की तीनों रिल्म से आपस में जरूर लड़ने वाले हैं और इस फाइट को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता और इस सीन को देखना काफी कष्टदायक होगा। अब ये दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में अपीयर होते हैं जहां वो फिंगमी को क्यूजाओ ब्रांच की तरफ जाते हुए देखते हैं कि तभी वहां पे वही लड़की अपीयर होती है और उन्हें ग्रीट करते हुए जुबाओ पेविलियन में जो कुछ भी हुआ इस सारे सीन को उसे बताती है कि उस ये नरिशिंग वुड को किसी ने चुरा लिया है, साथ ही साथ उसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार डाला। आगे वो फिंगमी को जाते हुए उस तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये वही बंदा है। जिसपे ये जो 2 लोग होते हैं हमें पता चलता है कि ये फॉक्स अलायंस के ही दूसरे ब्रांचेस के लीडर्स होते हैं और ये इस पूरी डायो कंट्री में ये ऐलान करवाने का फैसला करते हैं कि जो भी फिंगमी को देखे देखते ही मारने का ऑर्डर दिया जाए।
कि तभी हम आगे फेंगमी को देखते हैं कि वो अपने उस फीनिक्स पे उसी वुशान सिटी की तरफ जा रहा होता है सीआर को ढूंढने। अब इसी सीन के साथ इसके साथ साथ ही हमें फेंगमी की एक अलग ही जर्नी को दिखाया जाएगा अगले एपिसोड से, जहाँ पे वो सीआर को कैसे ढूंढता है और उस ये नरिशिंग वुड का इस्तेमाल करके वो वापस से अपने रिल्म में जा पाता है कि नहीं। साथ ही साथ हमें यहाँ आने वाली एपिसोड्स में ये भी दिखाए जाएंगी कि वो जो तीनों रिल्म्स है, यानी कि हेवन रिल्म, अर्थ रिल्म और डेमन रिल्म, ये तीनों रिल्म्स आपस में फाइट करने वाली हैं और एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें फेंगमी कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करेगा। सो गाइस, इन सभी चीजों को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।